बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 101 पहले प्रारंभ करें। हुआंग फेंग जो काम से घर आया था, नीचे की मंजिल पर था जहां वह रहता था। वो उस मकान मालिक से मिला जिससे वो अभी सुबह ही मिला था। उसके बगल में कुछ युवा लोग खड़े थे जो स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं थे। हुआंग फेंग, मुझे आपसे फिर से पूछना है, क्या आप चल रहे हैं या नहीं? जब मकान मालिक ने हुआंग फेंग को वापस आते देखा तो उसने जल्दी से पूछा। जाहिर है वो यहाँ हुआंग फेंग के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब हुआंग फेंग पहले अस्थिर रूप से काम करते थे तो उन्हें अक्सर ओवरटाइम काम करना पड़ता था और उनके पास वापस आने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। तो भले ही मकान मालिक सुबह उसे ढूंढ रहा था, लेकिन आज उसे पता चला कि हुआंग फेंग ने अपनी नौकरी बदल ली है और आखिरी बार जब उसने काम छोड़ा था तो वो बिल्कुल तय था, इसलिए वो यहाँ लोगों के साथ इंतजार कर रहा था। हुआंग फेंग ने अपने सामने मौजूद लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ ली। फिर मकान मालिक से कहा, आपका क्या मतलब है? मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अनुबंध में निर्धारित समय अभी तक नहीं आया है और मैं अब नहीं जाऊंगा। यदि आप चाहें तो मुझे छोड़ने के लिए आप पैसे खो सकते हैं। बेशक हुआंग फेंग दूर जाना चाहता है, हालांकि उन्हें अभी तक कोई नया आवास नहीं मिला है। इसके अलावा उसने पहले बॉक्स को स्टोर करने के लिए बहुत सी चीजें खरीदी। हाल ही में उसके पास पैसे की थोड़ी कमी हो गई है, इसलिए उसे रहने के लिए कोई नई जगह नहीं मिल रही है। निस्संदेह यदि मकान मालिक उसके पैसे का भुगतान करने को तैयार है तो उसके पास दो शब्द नहीं है, वह तुरंत हट जाएगा। आखिरकार वो यही रहता है, मैं इससे थक गया हूँ। मैं काफी समय से आगे बढ़ना चाहता था, पैसा खो दिया। तुम सपना देखते हो। जाहिर है मकान मालिक के लिए हुआंग फेंग के विचार से सहमत होना असंभव है। मकान मालिक कंजूस था। इसके अलावा उसने हुआंग फेंग को बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि वह अन्य लोगों को पैसे किराए पर देना चाहता था और अधिक पैसा कमाना चाहता था। वह संभवतः हुआंग फेंग को पैसे कैसे दे सकता था? तब मैं कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, जब अनुबंध समाप्त हो जाएगा तो भले ही तुम घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हुआंग फेंग ने कंधे उचकाए। हुआंग फेंग, यदि आप शराब नहीं पीना चाहते हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। मकान मालिक ने हुआंग फेंग पर तंज कसा जो स्पष्ट रूप से उसके रवैये से संतुष्ट नहीं था। भाई मियू, वह लड़का है, आप उसे साफ करने में मेरी मदद करें। मैं आपको बाद में आमंत्रित करूंगा। जब मकान मालिक ने पीछे मुड़कर पास के युवाओं की ओर देखा तो उसने तुरंत अपनी मुस्कान बदल दी। मैंने कहा कि मोटा वांग, इतना पतला और कमजोर आदमी, आप हम सभी को यहाँ आने दें। क्या आप जानते हैं हम भी बहुत व्यस्त हैं। भाई बियाओं ने हाल ही में बहुत सारे मैदान खेले हैं। हम छोटे भाई की भर्ती में व्यस्त हैं। एक के रूप में परिणाम आप हमें केवल समाचार ब्रेक करने के लिए यहाँ बुलाना चाहते हैं। मुखिया युवक ने मकान मालिक को अच्छी नजर से नहीं देखा बल्कि सबक सिखा दिया। मुझे पता है कि भाई नियू व्यस्त है, लेकिन ये बच्चा बहुत अपमानजनक है। यदि किराएदार उसके जैसे ही हैं, तो मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ? इसलिए मैं केवल भाई नियू से उसे सबक सिखाने के लिए कह सकता हूँ ताकि मैं दूसरों को चेतावनी दे सकूं। जब मैं अधिक किराया लूंगा तो वे लोग मुझसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मकान मालिक ने मुस्कुराते हुए समझाया। जाहिर है उसने लोगों से हुआंग फेंग को सबक सिखाने के लिए कहा था और उसका मतलब एक उदाहरण बनाना था। अधिक किराया वसूलना उसके लिए असंभव था। केवल हुआंग फेंग से शुल्क लिया जाएगा। यदि हुआंग फेंग ने अंततः न जोड़ने पर जोर दिया तो अन्य लोग उससे सीखेंगे वह और अधिक पैसा कैसे कमा सकता है। इसलिए उसे हुआंग फेंग को सबक सिखाना होगा। ठीक है, केवल तुम ही हो जो कुछ भी कर सकते हो, युवक ने मकान मालिक से कहा और फिर हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, लड़के, क्या तुम इसे स्वयं करना चाहते हो या क्या तुम चाहते हो कि हम ये करें? मैंने कहा, हाल ही में क्या हो रहा है? मुझे हमेशा खुद को सिखाने के लिए कैसे कहा जा सकता है? आप एक जगह से बाहर नहीं आने वाले हैं। आपकी पंक्तियां लगभग एक जैसी हैं। हुआंग फेंग ने कुछ अवाक होकर कहा कि गैंगस्टरों की पिछली लहरें आई थी परेशानी के लिए उससे कहा और इस आदमी के समान ही बात कही। लेकिन हुआंग फेंग को यह नहीं पता था कि जो उसने लापरवाही से कहा था वह सही था। लोगों की ये लहरें वास्तव में एक ही जगह से आती हैं। उनका एक सामान्य बॉस है, यानी प्यूमा। मैं वास्तव में इसकी सराहना नहीं करता। चूंकि यह मामला है, हम इसे करेंगे। आप इसके लिए भीख मांग रहे हैं, हम इसे आपसे अधिक कठिन करेंगे। वह आदमी हुआंग फेंग से कहने के लिए काफी दयालु लग रहा था। हालांकि हुआंग फेंग ने बात नहीं की, लेकिन वह सावधान था। कल रात उसने सोचा कि तियानजून द्वारा हमला करना बहुत लापरवाही थी। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद भले ही उसे पता था कि तियानजून ऐसा करने जा रहा था, वह बच नहीं सका। आखिरकार उस समय उन्होंने जादू मंत्र नहीं पढ़ा था और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता औसत थी। तियानजून का कौशल दूसरों की तुलना में बेहतर था। मजबूत रहे, इसलिए यदि वह कल रात तियानजून की मुट्ठी से बचना चाहता है तो उसे पहले ऐसा करना होगा। और आज रात गलतियों को दोहराने के लिए हुआंग फेंग ने पहले शुरुआत करने का फैसला किया। इसलिए जबकि युवक अभी भी लापरवाह था, हुआंग फेंग ने पहले ही मुट्ठी बना ली थी और उस व्यक्ति का प्रदर्शन तियानजून की तुलना में बहुत खराब था। हालांकि तियानजून कल उससे हार गया था। यह उसकी लगातार रिहाई की शर्त के तहत था जादू। यदि यह सिर्फ एक लड़ाई थी तो हुआंग फेंग ने सोचा कि वो उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि ये लोग आज हुआंग फेंग को यह एहसास दिला रहे हैं कि उसकी गति स्पष्ट रूप से तियानजून जितनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के कारण हुआंग फेंग ने शुरुआत में जादू को नहीं चुना। जब वह इसका उपयोग नहीं कर सका तो उसने यथासंभव इसका उपयोग न करने का प्रयास किया। इस मुट्ठी से उसे संतोषजनक परिणाम भी मिले। केवल जब हुआंग फेंग की मुट्ठी उसके करीब थी तभी उसने प्रतिक्रिया की। उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया और हुआंग फेंग की मुट्ठी को रोकना चाहा, लेकिन हुआंग फेंग ने इस मुट्ठी में अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। यद्यपि उसकी आंतरिक शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, तथापि आंतरिक बल की सहायता से वह सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। छूना। युवक को हुआंग फेंग ने बॉक्स आउट कर दिया था। फिर उसने अपनी छाती ढांक ली और जमीन पर गिरकर खांसने लगा। वह कुछ देर तक उठ नहीं सका।
छोटे लड़के थोड़ी देर के लिए चौंक गए, फिर वे क्रोधित हो गए। जब तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने भाई नियू को चोट पहुंचाए, तुम मर गए। फिर ये लोग एक एक करके चिल्लाते हुए हुआंगफेंग के पास आए, और जब उन्होंने ये स्थिति देखी तो हुआंगफेंग की मदद के लिए कोई नहीं आया, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इसे दिलचस्पी से देखा। हुआंगफेंग के मन में ज्यादा डर नहीं था। उस मुट्ठी के माध्यम से वो पहले ही जान चुका था कि ये लोग कल के तियानजून से भी बदतर थे। नेता की क्षमता क्या है? निम्नलिखित लोग कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? ये पता चला कि हुआंगफेंग का निर्णय सही है। वे छोटे लड़के भयंकर दिखते हैं। हालांकि जब वे हुआंगफेंग के सामने आते हैं तो वे आसानी से हुआंगफेंग से बच जाते हैं। इसके बाद मारपीट और लाते मारते हैं। कुछ ही देर में उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। और पास में खड़े मकान मालिक वांगपेंग ने देखा कि कैसे हुआंगफेंग ने पूरे रास्ते इन लोगों को फांसी दी और पीटा। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। हुआंगफेंग, जो थोड़ा पतला था और खुद से किराया वसूली स्थगित करने के लिए कह रहा था, इतना उग्र था। हुआंगफेंग को अपनी ओर देखते देख मोटा वांग अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ लेता है। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट, कम विज्ञापन, बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 102 कोई उत्तेजना नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। ये कानून के विरुद्ध है। हुआंगफेंग की नजर में मकान मालिक अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया और फिर घबराहट के खतरे का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि आप किसी को लाए हैं। पुलिस को बुलाओ, आप कोशिश कर सकते हैं। हुआंगफेंग ने मकान मालिक की ओर देखा और कहा, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसके सिर पर तमाचा मारा। वह स्तब्ध था। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हुआंगफेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, हुआंगफेंग उन लोगों के लिए बड़ा हो सकता है जो आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन वह उन लोगों के लिए नर्म नहीं होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। और मकान मालिक स्पष्ट रूप से बाद वाले का है। मकान मालिक ने डर से हुआंगफेंग की ओर देखा, लेकिन उसने दोबारा अलार्म बजाने की हिम्मत नहीं की। हुआंगफेंग के प्रदर्शन ने वास्तव में उसे डरा दिया। अगर उसने पुलिस को फोन किया तो पुलिस के आने के बाद वो उससे निपट नहीं पाएगा या हुआंगफेंग से निपट नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अगर वो हुआंगफेंग से निपट भी गया तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक दिन हुआंगफेंग बाहर आया। उसने खुद को कभी जाने नहीं दिया। इसलिए डरपोक मकान मालिक ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह आश्चर्यचकित था कि उसने हुआंगफेंग को पहले इतना क्रूर कैसे नहीं पाया। घबराओ मत, फिर मैं जाऊंगा। हुआंगफेंग ने मकान मालिक से कहा, इसके अलावा अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत करें। मुझे जब जाना होगा तब जाऊंगा। अगर आप मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हैं, अगली बार तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा जाएगा। हो सकता है कि तुम अब से विकलांग हो जाओ। मकान मालिक की पलकें झपकी और वह झट से 2 कदम पीछे हट गया। हालांकि वह अपने दिल में इस दुष्ट सितारे से नाराज नहीं था। वह एक बदमाश था और कड़ी मेहनत से डरता था। अब हुआंगफेंग ने उसे ऐसा सबक सिखाया और अचानक उसके पास कोई पूर्व विचार नहीं था। हुआंगफेंग के ऊपर जाने के बाद वह अपनी पीठ नहीं देख सका। मकान मालिक ने उसे आवाज दी और डांटा। उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। भले ही वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाना चाहता था, वह मुर्गियों को मारना चाहता था। हुआंगफेंग स्पष्ट रूप से मुर्गी नहीं था, वह एक बाघ था। वह बहुत क्रूर था। कुआं। हालांकि इससे पहले कि मकान मालिक पूरी तरह से राहत पाता, उसके सिर पर फिर से तमाचा मारा गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो भाई नियू खुद को गुस्से से देख रहा था। भाई नियू, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आपका हाथ फिसल गया? वांगपेंग ने भाई नियू को गलत नजर से देखा और कहा, कोई खुद को कैसे पीट सकता है? उसे गुस्सा कब आया? हालांकि उसने अपने दिल में 18 पीढ़ियों के लिए भाई नियू के पूर्वज को डांटा था। वह डरपोक था और यह कहने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि उन्हें फेंग युआनचान की भी मदद करनी पड़ी। ये सिर्फ इतना है कि भाई नियू का जाहिर तौर पर अपना प्यार पाने का इरादा नहीं था। उसने इसे फिर से नीचे गिरा दिया। मकान मालिक वांगपेंग ने जब दूसरे पक्ष को फोन करते देखा तो छिपने से डर गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह छिप गया तो परिणाम और भी बुरे होंगे। फिर उसके सिर पर फिर से थप्पड़ मारा गया, लेकिन भाई नियू का इरादा कोई बल छोड़ने का नहीं था। 2 थप्पड़ों ने वांगपेंग को रुला दिया। मैं तुम्हारी मां को स्लाइड करूंगा। हालांकि भाई नियू ने मोटे वांग को 2 बार थप्पड़ मारा, लेकिन वो अपने गुस्से से छुटकारा नहीं पा सका और फिर से लड़ना चाहता था। मोटी वांग ने उसे फिर से लड़ने की हिम्मत कैसे की? उसने तुरंत कहा, भाई नियू, क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? कहो, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि जिसे तुम पढ़ाने जा रहे थे वह वांगफेंग था? भाई नियू ने ठंडे चेहरे से पूछा। भाई नियू, क्या आप वांगफेंग को जानते हैं? वांग पांगाजी स्तब्ध है, लेकिन वह नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को नहीं जानते। अन्यथा भाई नियू ऐसा नहीं करेगा और वांगफेंग भी नहीं करेगा। अरे तुम मोटे आदमी हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है? नियू भाई से पूछा। मेरी हिम्मत कैसे हुई? मोटे वांग ने जल्दी में कहा। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं वह वांगफेंग है? यदि आप जानते कि यह वही है तो हम नहीं आते। भाई नियू ने कहा। पहले वह वास्तव में उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता था जिसे इस बार पढ़ाया जाना है। जब वांगपेंग ने उसे पाया तो उसने सिर्फ एक किराएदार को सबक सिखाने के लिए कहा और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बस जब वांगपेंग ने हुआंगफेंग का नाम पुकारा तो उसने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसे हुआंगफेंग ने पीटा तो उसे याद आया कि हुआंगफेंग कौन था। हुआंगफेंग, ये नाम हाल ही में इन लोगों के बीच व्यापक रूप से फैल गया है। भाई बियाओ ने हुआंगफेंग को सबक सिखाने के लिए लोगों के 2 समूह भेजे, लेकिन वे सभी असफल रहे। आप जानते हैं, लोगों के 2 समूहों में विशेषज्ञ तियानजून है जिनकी वे प्रशंसा करते रहे हैं, लेकिन तियानजून भी हुआंगफेंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिनके पास कोई कौशल नहीं है वे हुआंगफेंग के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से असंभव है। इसलिए अगर उसे पता होता कि इस बार हुआंगफेंग को पढ़ाया जाना है, भले ही मोटी वांग ने उसे 10 भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया हो, वह नहीं आता। वह मृत्यु होगी।
वह लंबे समय से भाई बियाओ का अनुसरण कर रहा है, इसलिए वह तियानजून की युद्ध प्रभावशीलता को जानता है। यहाँ तक कि तियानजून भी हुआन फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह हुआन फैंग को कैसे हरा सकता था? इसलिए हुआन फैंग की पहचान पहचानने के बाद उसने जमीन पर लेटने और मृत होने का नाटक करने का फैसला किया। हुआन फैंग के चले जाने तक वह नहीं उठा। उठने के बाद सबसे पहला काम मोटे वान को सबक सिखाना था। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो उसे पीटा नहीं जाता। मोटे वान को लगता है कि भाई नियू ने हुआन फैंग को उकसाने की हिम्मत नहीं की। वह हुआन फैंग से अधिक डरता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई नियू भाई बियाओ के साथ घुल मिल रहा है। भाई बियाओ की ताकत हाल ही में बहुत बढ़ गई है। आसपास कोई भी उससे शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। इस मामले में भाई नियू और अन्य लोग अभी भी हुआन फैंग से डरते हैं, जो केवल ये दर्शाता है कि हुआन फैंग उनसे अधिक भयानक है। क्या हुआन फैंग भी वहां नहीं है? जमींदार ने मन ही मन अनुमान लगाया, परंतु जाहिर तौर पर कोई भी उसे उत्तर नहीं दे सका। उसके बाद मोटा वांग लगातार उसके साथ रहा, यहाँ तक कि खून भी बह रहा था। उसने भाई नियू और अन्य लोगों को खुश करने के लिए पैसे निकाले। हालांकि उन्होंने अपना मन बना लिया और हुआन फैंग को कभी भी उकसाया नहीं। यहाँ तक कि भाई नियू भी उससे डरता था और यहाँ तक कि उसे उकसाने की हिम्मत भी नहीं करता था। हुआन फैंग के ऊपर जाने के बाद वह उस आदमी से मिला जिसे उसने पिछली बार सु यूमो के आने पर देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह शख्स टॉयलेट जाने वाला था। हालांकि हुआन फैंग को अंदर आते देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। फिर वह कुछ असमंजस की स्थिति में जल्दी से अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने देखा कि नीचे बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। जाहिर है वह जानता था कि हुआन फैंग ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लापरवाही से उकसा सकता है। अगर हुआन फैंग को पता है कि यह उसका रहस्य है तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। भविष्य में कुछ शब्द लापरवाही से नहीं कहे जा सकते, जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। हुआन फैंग ने दूसरे आदमी के दरवाजे की ओर धीरे से कहा। इसके बाद उसे उसकी कोई परवाह नहीं रही और वह अपने कमरे में चला गया। जब उसने सुना कि हुआन फैंग का दरवाजा खोला गया और फिर बंद कर दिया गया तो उसे राहत मिली। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतना भयंकर होगा। यदि उसे यह मालूम होता तो वह उसे उकसाता नहीं। उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और शिकायतें भी खूब मिली। तारांकन भी ये लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शुओ तारांकन नेट से है। अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 103 स्टोरेज बॉक्स अपग्रेड। हुआन फैंग के कमरे में वापस वह भंडारण बॉक्स देखने के लिए जाता था। हालांकि उसने तुरंत भंडारण बॉक्स की स्थिति के बारे में सोचा और फूट फूट कर मुस्कुराया। कल रात से अब तक वह कई बार स्टोरेज बॉक्स देख चुका है। हालांकि हर बार ऐसा ही होता है। अगर उसके शरीर में रंगीन रोशनी वाली गेंद नहीं होती तो भी उसके हाथ में भंडारण की अंगूठी होती। हुआन फैंग ने भी सोचा कि सामने भंडारण बॉक्स सिर्फ एक सुंदर सपना है। हालांकि अब हुआन फैंग ने बहुत सारी चीजें देखी हैं और उनका काम भी अच्छा है। इसके अलावा भले ही उसके पास जादुई भंडारण बॉक्स न हो, फिर भी उसका जीवन बेहतर होगा। बात बस इतनी है कि कभी कभी जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं उतना ही कम आप इसे प्राप्त कर पाते हैं, उतना ही अधिक आप इसे हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आश्चर्य भी होगा। हुआन फैंग ने अपनी इच्छानुसार भंडारण बॉक्स का ढक्कन हटाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने इसे आसानी से हटा दिया। ढक्कन हटाना बहुत आसान है। हुआन फैंग इसलिए भी स्तब्ध रह गया क्योंकि उसके पास मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं थी। तब वह बहुत खुश हुआ। हालांकि वह इसे बहुत नापसंद करते थे, लेकिन भंडारण बॉक्स रखना बेहतर होता। मुझे अभी यह नहीं पता कि स्टोरेज बॉक्स में कुछ बदलावों के बाद प्रतिस्थापन का कार्य है या यह एक सामान्य स्टोरेज बॉक्स बन गया है। हालांकि प्रश्न अधिक देर तक नहीं टिक सका। जब उसने भंडारण बॉक्स खोला तो उसे उसमें हरे जेड बुद्ध मिले। जेड बुद्ध हर चीज में सबसे ऊपर था। हुआन फैंग इसे एक नजर में देख सकते थे। वह निश्चिंत हो सकता था कि यह चीज उसके द्वारा नहीं डाली गई थी और यह किसी अन्य समय और स्थान में कुछ होनी चाहिए। हुआन फैंग का दिमाग आखिरकार स्थिर हो गया। ऐसा लगता है कि स्टोरेज बॉक्स अभी भी पहले जैसा ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ बदलाव क्यों है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। हालांकि हुआन फैंग का ध्यान एक बार फिर स्टोरेज बॉक्स की ओर आकर्षित हुआ, सामग्री के कारण नहीं, बल्कि स्टोरेज बॉक्स के शीर्ष पर तैरती सोने की फॉन्ट की एक पंक्ति के कारण। सुनहरे फॉन्ट की रोशनी से उसका पूरा कमरा जगमगा उठा। सौभाग्य से उसके कमरे में कोई और नहीं था, इसलिए किसी और को चांद में अंतर नहीं मिला। एक ही समय और स्थान में 4 चीजें प्राप्त करें। आप इन चीजों का उपयोग संचारित करने के लिए कर सकते हैं। हुआन फैंग ने बड़े शब्दों को एक एक करके पढ़ा और इन शब्दों का अर्थ भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। इन बड़े शब्दों के नीचे सोने में कुछ शब्द भी हैं, लेकिन ये शब्द ऊपर के शब्दों से छोटे हैं। प्रत्येक ट्रांसमिशन के लिए एक समय अंतराल होता है और अंतराल का समय अनिश्चित होता है। दूसरे समय और स्थान पर ट्रांसमिशन के बाद वास्तविक दुनिया का समय तय हो जाएगा। आप अन्य स्थानों से चीजों को वास्तविक दुनिया में वापस ला सकते हैं, बस हर बार की तरह। नोट: इस स्तर पर प्रत्येक समय और स्थान एक समय में केवल 1 वर्ष तक ही रह सकता है। अन्य समय और स्थान में मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है, लेकिन ये तुरंत वास्तविक दुनिया में वापस आ जाएगी। ये उन बच्चों की सामग्री है, वे बहुत अच्छे से समझे हुए भी हैं। हुआन फैंग ने इन बड़े पात्रों और बच्चों को 3 बार ध्यान से पढ़ा और सुनिश्चित किया कि उनसे अपना ध्यान हटाने से पहले उन्हें ये सब याद हो। तब वो बहुत खुश हुआ। ये 7 ड्रैगन गेंदों का संग्रह है। क्या आप ड्रैगन को बुलाना चाहते हैं? हुआन फैंग ने उत्साह से सोचा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इन भंडारण बक्सों का परिवर्तन कोई बुरी बात नहीं, बल्कि एक बड़ी अच्छी बात थी। कुछ गलत होने के बजाय वह सिस्टम को अपग्रेड कर रहा था, एक ट्रांसमिशन फंक्शन जोड़ रहा था। ये फंक्शन वास्तव में अद्भुत है, इसलिए हुआन फैंग इसे देखने के लिए अन्य समय और स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा आसपास कोई खतरा भी नहीं है। ये करना है समय यात्रा की गति।
जो लोग बाहर जाते हैं या विदेश यात्रा भी करते हैं वे बड़े भाइयों की तुलना में कमजोर होते हैं। हुआंग फैंग ने गर्व से सोचा कि अधिकांश अन्य लोग घर या विदेश में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वे सितारों की यात्रा कर सकते हैं और अलग अलग समय और स्थान में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यह अनावश्यक नहीं है। इसके बजाय सभी 4 चीजों को एक ही समय और स्थान में इकट्ठा करना आवश्यक है, जिसका उपयोग ट्रांसमिशन के लिए वाउचर के रूप में किया जा सकता है। लेकिन वहां 3 नहीं बल्कि 4 क्यों है? हुआंग फैंग असंतोष से बड़बड़ाते हैं कि उन्होंने कई चीजें हासिल की हैं। हालांकि लू डिंगजी में सुनहरे रेशम के नर्म कवच और अमर डॉक्टर की रसोई 2 में अमर पुस्तक के अलावा अन्य चीजों को विशिष्ट उत्पत्ति के साथ चिन्हित नहीं किया गया है और वह नहीं जानता कि कौन सा समय और स्थान है वे चीजें आती हैं। हालांकि ऊपर उल्लिखित 3 चीजें एक ही स्थान पर हैं। ये 3 चीजें हैं: ध्यान का परिचय, क्विज़दान और उपदेश प्राप्त करना। हालांकि हम नहीं जानते कि उनके मूल मालिक कौन हैं। वे सभी एक ही नाम तियानक्सुआन महाद्वीप को संदर्भित करते हैं। जाहिर है ये तीनों चीजें एक ही जगह से आती हैं। ये सिर्फ इतना है कि यदि आप संचारित करना चाहते हैं तो आपको सभी 4 चीजें इकट्ठी करनी होंगी। वह बिल्कुल वैसा ही है। यदि आप 3 बातें कहना चाहते हैं तो वह अभी प्रसारित कर सकते हैं। यही कारण है कि हुआंग फैंग असंतुष्ट है। ये सचमुच दयनीय है। बेशक हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि उसने न केवल स्टोरेज बॉक्स में जेब भरी बल्कि अन्य लोगों की जेब में भी डाका डाला। क्योंकि 3 चीजों का मूल मालिक एक ही व्यक्ति था, अब जब आदमी ने 3 चीजें खो दी हैं, तो वह अभी भी नहीं जानता कि भविष्य में कैसे जीना है। हालांकि वर्तमान में संचारित करना संभव नहीं है। भंडारण बॉक्स का उपयोग जारी रखा जा सकता है और एक और फंक्शन है जो हुआंग फैंग के खुश होने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वह ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक शर्तों को भी जानता है जो बिना किसी सुराग के नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से स्टोरेज बॉक्स के अर्थ पर निर्भर करता है कि इसे किस समय और स्थान पर प्रसारित किया जा सकता है। चूंकि ये प्रतिस्थापित वस्तुएं भंडारण बॉक्स द्वारा स्वयं निर्धारित नहीं की जाती है, इसलिए ये कहा जा सकती है ये भंडारण बॉक्स के अर्थ पर निर्भर करता है। लगभग 10 मिनट के बाद सुनहरे फोन धीरे धीरे नष्ट हो गए जब तक कि वे पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गए, जैसे कि वे पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। हालांकि हुआंग फैंग ने उन शब्दों को अपने दिमाग में पूरी तरह से याद कर लिया था। उन शब्दों के वर्णन के अनुसार जब वह दूसरे समय और स्थान में होता है तो वास्तविक दुनिया का समय स्थिर होता है। इस तरह भले ही वह लंबे समय तक दूसरे समय और स्थान में रहे, लेकिन वास्तविक दुनिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब हम दूसरे समय और स्थान पर जाएंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। बड़ी डील सीधे वापस भेज दी जाएगी। हालांकि जब हम उस समय और स्थान को छोड़ते हैं तो हम एक चीज छीन सकते हैं। हालांकि हम केवल एक ही ले सकते हैं। जब तक हम सही का चयन करते हैं तब तक हम बहुत लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसे उन टीवी और फिल्मों से कुछ मिलता है तो वो प्रसारण से पहले उन्हें कई बार देख सकता है, अंदर के कथानक को याद रख सकता है और फिर प्रसारण के बाद वो अधिक उपयोगी हो सकता है और लाभ कभी कम नहीं होंगे। तारांकन भी ये लेख 5 तारांकन जिक्सिया तारांकन शुओ तारांकन नेट से है। अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 104 बिना आंसुओं के रोना। स्टोरेज बॉक्स को दोबारा जांचें और पता लगाएं कि वहां कोई और नई चीज तो नहीं है। हुआंग फैंग मूल चीज को फिर से रखता है, उसे दिखता है और उसके अगले प्रतिस्थापन की प्रतीक्षा करता है। उसके बाद हुआंग फैंग ने नव अधिग्रहित जैद बुद्ध को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। अवलोकितेश्वर, इसे जैद नक्काशी विशेषज्ञ वू युनजी ने बेहतरीन इंपीरियल ड्रिंग के साथ बनाया है। इसे तराशने में 2 साल लगते हैं। प्यून मंदिर में प्रख्यात भिक्षु युनटियन द्वारा खोले जाने के बाद इसमें एकाग्रता और ध्यान का प्रभाव होता है। जैद के शीर्ष पर टाइपफेस की एक पंक्ति जैद बुद्ध का परिचय है, लेकिन यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि यह चीज किस समय और स्थान से आई है। हुआंग फैंग ने जैद बुद्ध को रगड़ा और एक गर्म एहसास महसूस किया। जैद बुद्ध को देखकर उसने वास्तव में अपने मन को शांत किया। मूल रूप से हुआंग फैंग पहली नजर में जैद बुद्ध को बेचना चाहते थे, लेकिन उपरोक्त परिचय देखने के बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया। अब उसके पास वास्तव में पैसे की कमी है। यह जैद बुद्ध बहुत अच्छा है। जाहिर है यह कोई सामान्य उत्पाद नहीं है। यदि वह इसे बेचता है तो उसे निश्चित रूप से बहुत अधिक आय होगी और वह स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। हालांकि उपरोक्त परिचय ने उनका मन बदल दिया, क्योंकि इस जैद बुद्ध में एकाग्रता और ध्यान का प्रभाव है। भले ही आप इसे घूर कर न देखें, बस एक तरफ रख दें, इसका भी असर होता है। प्रख्यात भिक्षु द्वारा प्रकाश खोलने के बाद ऊपर जो कहा गया है वह सत्य है। हुआंग फैंग हमेशा अपने ध्यान को बेहतर बनाने के लिए ध्यान करना और अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना चाहते हैं। उसका मन जितना शांत होगा, उसका ध्यान जितना अधिक एकाग्र होगा, साधना का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। जाहिर है यह जैद बुद्ध उनकी खेती के लिए बहुत प्रभावी है। यदि पहले हुआंग फैंग ने अपनी आंतरिक शक्ति की खेती और ध्यान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने वर्तमान कौशल के साथ कुछ छोटे गैंगस्टरों से निपटना कोई समस्या नहीं है। प्रकट होने और गायब होने के जादू से वह कई अप्रत्याशित स्थितियों से निपट सकता है। इसके अलावा वास्तविक दुनिया में वह अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। वह बिल्कुल भी बहुत अधिक खतरों का सामना नहीं करेगा। भले ही जादू और आंतरिक कौशल को शीर्ष पर लाया जाए, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब वैसा नहीं है। स्टोरेज बॉक्स को अपग्रेड करने के बाद इसमें ट्रांसमिशन फंक्शन है। यह अन्य दुनिया में जा सकता है और वे दुनिया वास्तविक दुनिया की तरह सुरक्षित नहीं है, विशेष रूप से तलवारों और जादू की दुनिया और मार्शल आर्ट की दुनिया, जहां यदि आप हिल नहीं सकते हैं तो जीवन खतरनाक हो सकता है। भले ही आप मर जाएं, इसे वापस भी प्रसारित किया जा सकता है और यह वास्तव में मरेगा नहीं। हालांकि पर्याप्त क्षमता के बिना बेहतर चीजें प्राप्त करने का स्पष्ट रूप से कोई रास्ता नहीं है। अच्छी चीजें पाने के लिए उसे अपनी क्षमता में सुधार करना होगा। इसके अलावा यदि उसके पास कोई क्षमता नहीं है तो वह उन दुनिया में जाने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसे में उसके अतीत को प्रसारित करने का क्या मतलब है? इसलिए उसकी क्षमता में सुधार करना आवश्यक है।
इस तरह वह जादू और आंतरिक कौशल की खेती में बहुत ढीला नहीं हो सकता है और यह जेड बुद्ध उसे खेती करने में मदद कर सकता है, इसलिए वह इसे बेच नहीं सकता है। यह अफसोस की बात है कि मैं कुछ ऐसा हासिल करने में कामयाब रहा जिसे बेचकर मैं ढेर सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन अब मैं इसे बेच नहीं सकता। हुआंग ने हाथ में जेड बुद्ध की ओर देखा और उदास होकर सोचा। अब जब उसने निर्णय ले लिया है, हुआंग फेंग अब भ्रमित नहीं है। वह केवल कुछ ऐसा पाने की उम्मीद कर सकता है जो उसे फिर से पैसा कमाने में मदद कर सके। फिर हुआंग फेंग ने जेड बुद्ध को प्राप्त अंगूठी में डाल दिया और यह अभी भी काम कर सकता है। इस तरह हुआंग फेंग को अधिक राहत मिली है और उसे भविष्य में जेड बुद्ध को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हुआंग फेंग अन्य चीजों के बारे में सोचने लगे। अब उनके मन में कई शंकाएं हैं, जैसे स्टोरेज बॉक्स को कैसे अपग्रेड किया जाए, किन शर्तों की जरूरत है और क्या इसे भविष्य में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा विस्तृत परिचय न होने के कारण यदि उसने चारों चीजें एक ही समय और स्थान में एकत्रित कर ली, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। क्या इसे प्रसारित करने का कोई तरीका नहीं है या उस समय कोई संकेत दिया जाएगा। एक शब्द में हुआंग फेंग के मन में बहुत सारे संदेह हैं। हालांकि इस तरह की चीज का पता केवल वही लगा सकता है और कोई भी इसे हल करने में उसकी मदद नहीं कर सकता है। कुछ संदेह भी हैं, जैसे कि क्यू बाओयुआन झांग युवानवाई की बूढ़ी मां की जन्मदिन की पार्टी बिना किसी गलती के अच्छी तरह से संपन्न हो गई। मेहमानों के संतुष्टि के साथ चले जाने के बाद झांग युवानवाई ने भीड़ के सामने क्यू बाओयुआन के योगदान की प्रशंसा की। क्यू बाओयुआन का चेहरा मामूली मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उसका दिल हंसी से भरा था। झांग युवानवाई को यह नहीं लगा कि उसकी चीजें कम थी। अगर उसे पता चला तो मुझे नहीं पता कि मैं उसकी तारीफ करूंगा या नहीं। क्यू बाओयुआन डांट खाने के लिए तैयार है। आखिरकार चीजों के नुकसान के लिए वही जिम्मेदार होगा। हालांकि वह डांट खाने को बहुत इच्छुक है। वह मांस का एक टुकड़ा नहीं खोएगा, लेकिन उसे खजाना मिल सकता है। इस प्रकार का व्यवसाय बहुत लागत प्रभावी है। हालांकि जब कुछ गर्वित क्यू बाओयुआन अपने कमरे में लौटे और दस्ताना बॉक्स खोला तो पिछली सारी संतुष्टि और अच्छा मूड गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनका जेड बुद्ध गायब हो गया था। क्यू बाओयुआन, जो इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सका, उसने तुरंत बक्सों को खंगालना शुरू कर दिया, दस्ताने बॉक्स में मौजूद सभी चीजों को बाहर निकाला और उन्हें एक एक करके जांचा। हालांकि उन्हें जेड बुद्ध का निशान नहीं मिला है। बेशक उसे अतिरिक्त छोटा बुद्ध पेंडेंट नहीं मिला है। हुआंग फेंग ने इसे सुपरमार्केट में खरीदने के लिए 10 युआन खर्च किए, लेकिन अब समय और स्थान है। क्योंकि इस बॉक्स में मूल रूप से कुछ विविध वस्तुएं हैं, ये सामान्य है कि क्यू बाओयुआन को अतिरिक्त छोटा बुद्ध लटका हुआ नहीं मिला। आखिरकार बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वो सब कुछ याद नहीं रख सकता है। हालांकि उसे जेड बुद्ध स्पष्ट रूप से याद था, न केवल इसलिए कि उसने इसे थोड़े समय के लिए रखा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह निश्चित रूप से एक खजाना था। वह स्वाभाविक रूप से प्रभावित थे, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। ये कहाँ है? आप कहाँ जा रहे हैं? क्यू बाओयुआन ने उत्सुकता से बार बार इसकी तलाश की, लेकिन उसे जेड बुद्ध की छाया नहीं मिली, लेकिन 2 रात के मोती अभी भी वहां थे। क्या इसे किसी ने चुरा लिया था? क्यू बाओयुआन ने संदेहपूर्वक सोचा, लेकिन इसके बारे में सोचना असंभव था। जेड बुद्ध और रात्रि मोती को एक साथ रखा गया था। यदि चोर होते तो वे रात के मोती के बजाय केवल जेड बुद्ध को कैसे चुरा सकते थे? आखिरकार रात का मोती ज्यादा जगह नहीं ले सकता और उसे पूरी तरह से हटाया जा सकता है। हालांकि पहली रात का मोती एक अच्छी जगह है, लेकिन जेड बुद्ध चला गया है। जो मुझे अभी सुबह मिला था वह शाम को चला गया। मेरे पास अभी तक इसे बेचने के लिए बाहर ले जाने का समय नहीं है। क्यू बाओयुआन बस बिना आंसुओं के रोना चाहता है। इसके अलावा वो इस मामले की बड़े पैमाने पर जांच नहीं कर सकता या अन्य लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि उसका जेड बुद्ध मूल रूप से चोरी हो गया था और रास्ता सही नहीं था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 105 द नाइट पर्ल इज गॉन। बार बार खोजने के बाद क्यू बाओयुआन ने अनिच्छा से इस तथ्य को स्वीकार किया कि जेड बुद्ध वास्तव में चले गए थे। इससे पहले कि वह इसे स्थानांतरित कर पाता, उसने इसे खो दिया। बेशक चीजें बिना किसी कारण के गायब नहीं होंगी, इसे दूसरों ने चुरा लिया था। हालांकि यह समझना आसान नहीं है कि दूसरे पक्ष ने केवल जेड बुद्ध ही क्यों चुराया, लेकिन उसके पास का रात्रि मोती नहीं लिया गया। तथ्य यह है कि उसका जेड बुद्ध चोरी हो गया था। मुझे मत बताना कि मेरा जेड बुद्ध किसने चुराया, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा, क्यू बाओयुआन ने उदास होकर कहा। सौभाग्य से अभी भी 2 नाइट पल है। सौभाग्य से उस समय मैं उनमें से कुछ को बाहर ले आया, अन्यथा मैं इस बार व्यस्त रहूंगा। अपने हाथ में 2 रात के मोती को देखकर क्यू बाओयुआन केवल इस तरह से खुद को आराम दे सकता है। हालांकि 2 रात के मोती भी बहुत अच्छे हैं। यदि उन्हें ठीक से संभाला जाए तो वे बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जेड बुद्ध जितना नहीं। सभी चीजें ग्लव बॉक्स में रखें। जहां तक रात के मोती की बात है, उसने उसे इसमें डालने की हिम्मत नहीं की। उसे डर है कि चोर वापस आ जाएगा। ऐसे में उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। नाइट पल को उसके शरीर के पास रखें और क्यू बाओयुआन संतुष्ट होकर सो जाएगा। उन्होंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। वो वैसे भी कल बाहर जाएगा। वो अपने हाथ में मौजूद रात के मोती को बेचने का एक तरीका खोज लेगा, भले ही कीमत सस्ती हो, और वो इसे स्वीकार कर सकता है। अगर कोई दुर्घटना हुई तो बात खत्म हो जाएगी। कमरे को क्यू बाओयुआन की घुरघुराहट सुनने में देर नहीं लगी, लेकिन उसने किसी अन्य ध्वनि का उपयोग नहीं किया। हालांकि क्यू बाओयुआन को नींद में यह नहीं मिला और उसकी बाहों में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। तभी उसके पास रखे 2 रात के मोती गायब हो गए। इसके बजाय वे 2 छोटी सफेद प्लास्टिक की गेंदें थी। अगली सुबह हुआंग फेंग फिर से अपने ध्यान से उठे। उसे अपने शरीर में रंगीन प्रकाश गेंद में ऊर्जा महसूस हुई। उन्होंने पाया कि जेड बुद्ध वास्तव में काम करता है। उसके शरीर में ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक बढ़ गई। वास्तव में जब उन्होंने कल रात ध्यान किया तो उन्होंने पाया कि उनके लिए उस अवस्था में प्रवेश करना आसान था। उनके आसपास के जादुई तत्व उनके शरीर में तेजी से प्रवेश कर रहे थे। वह जेड बुद्ध वास्तव में एक अच्छी चीज है। हुआंग फेंग को अफसोस है कि वह खेती करने में खुद की मदद कर सकते हैं।
यदि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है तो वह इसे पैसे बेचने के लिए भी रख सकता है। जब वह ऐसा करता है, जब तक उसे पैसे का गलत उपयोग नहीं करना पड़ता, हुआंग फेंग इसे बेचने के लिए बाहर नहीं ले जाएगा। आखिरकार वह जो बेच सकता है वह निश्चित रूप से भविष्य में प्राप्त किया जाएगा, लेकिन जो चीज उसकी खेती की गति को बढ़ा सकती है वह असामान्य है। वह इसे यूं ही कैसे बेच सकता है? बिस्तर से उठने के बाद हुआंग फेंग ने पहली बार भंडारण बॉक्स देखा। वह भी अलग अलग समय और स्थान की यात्रा में रुचि रखते हैं, इसलिए वह उसी समय और स्थान में कुछ चीजें पाने की आशा भी रखता है, लेकिन ये भाग्य पर निर्भर करता है। आज हुआंग फेंग की किस्मत स्पष्ट रूप से अच्छी है। जब उसने भंडारण बक्से से सभी चीजें बाहर निकाली तो उसे 2 गोल मोती मिले जो उसके हाथ में बहुत चिकने थे और सतह से कमजोर प्रतिदीप्ति उत्सर्जित होती दिख रही थी। क्या ये रात का मोती है? जब उसने मन का देखा तो हुआंग फेंग के दिल में एक विचार कौंधा। निश्चित रूप से मन के पर फॉन्ट ने उसके अनुमान को साबित कर दिया। ये सचमुच रात्रि मोती है। हालांकि ये परिचय अधिक सरल है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये 2 मोती रात के मोती हैं और बाकी नहीं है। आखिरकार वे प्राकृतिक चीजें हैं और उनका कोई विशेष कार्य नहीं है, इसलिए प्रकृति का अधिक परिचय नहीं है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हुआंग फेंग द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि ये दोनों मोती रात के मोती हैं, दाशी ने कहा कि वह अभी भी इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें कब वे चीजें मिलेंगी जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि ज़ैड बुद्धा उन्हें बेचकर भी पैसा कमा सकता था। हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से हार मानने के लिए अनिच्छुक था और अब नाइट पल उसके लिए बिल्कुल सही है। हालांकि हम नहीं जानते कि ये दोनों मोती कितने में बिक सकते हैं। ये उसके यहाँ से बाहर जाने के लिए पर्याप्त होंगे। जहां तक दूसरों की बात है, वह जल्दी में नहीं है। वह अपना निवास स्थान बदलने की जल्दी में है, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित है। क्योंकि उसका स्टोरेज बॉक्स स्टोरेज रिंग में लगाना बहुत महंगा है, इसलिए हुआंग फेंग स्टोरेज बॉक्स की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। रात के 2 मोती दूर रख दो। हुआंग फेंग और उसके बॉस ने आधे दिन की छुट्टी मांगी। फिर वह 2 रात के मोती बेचने के लिए आभूषण की दुकान पर जाने के लिए तैयार था। वह इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए अब वह उन्हें पैसे के लिए बेचने के लिए उत्सुक था। हुआंग फेंग रात के मोती के साथ उच्च उत्साह में बाहर गया। हालांकि किसी अन्य समय और स्थान में कियू बाओयुआन इतने अच्छे मूड में नहीं था। ये कौन है? ये कौन है? कमरे में चुवानली कियू के गार्ड हाउस की दहाड़। भले ही वह अपनी आवाज को नियंत्रित करना भूल गया, उसने अपने आसपास के अन्य गार्ड हाउसों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अब वह इस पर ध्यान नहीं दे सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले उसने अपनी बाहों में रात के मोती की जांच की। क्योंकि कल का ज़ैड बुद्ध चोरी हो गया था और उसका मन हमेशा 2 नाइट मोती आज बेचने के बारे में सोच रहा था, वह जागते ही अपना नाइट मोती जांचने गया। हालांकि चिंता अभी भी बनी रही और 2 रात के मोती गायब हो गए। और तो और ठीक है, फेंग उस पर हंसता हुआ प्रतीत होता है। उसने उसके लिए 2 नकली चीजें छोड़ दी। वह अपनी अक्षमता पर हंसता हुआ प्रतीत होता है। कियू बाओयुआन बिस्तर से कूद गया, 2 नकली मोतियों को जमीन पर रख दिया और उन पर गंभीर रूप से पैर रख दिया। वह घृणा से छुटकारा नहीं पाना चाहता था और उसका चेहरा और भी अधिक क्रूर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना अहंकारी होगा। उसने कल जानबूझकर रात का मोती नहीं चुराया, बल्कि वह रात में फिर से चोरी कर गया। उस रात पल पहले से ही उसके पास रखा हुआ था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे चुरा लिया और उसे कोई होश नहीं रहा। यह इतना भयानक है कि दूसरा पक्ष उसकी हर हरकत को देख सकता है। यदि वह कुछ चुरा कर रख देता है तो वह दूसरे पक्ष की नजरों से बच नहीं सकता। यदि दूसरा पक्ष इसे चाहता है तो वह इसे बिना किसी प्रयास के चुरा लेता है। कियू बाओयुआन ने घर के लोगों को एक एक करके फिल्टर किया, लेकिन उन्हें ऐसे कौशल वाला कोई नहीं मिला। हालांकि वह कोई शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उसके पास कुछ कौशल थे और दूसरा पक्ष बिना जाने समझे नाइट पल चुरा सकता था। यह स्पष्टता विशेषज्ञों के बीच का विशेषज्ञ था। इस काउंटी और शहर में मैंने नहीं सुना कि किसी के पास ऐसा कौशल हो। क्या यह अन्य स्थानों से है? हालांकि किसी भी स्थिति में कियू बाओयुआन एक लक्ष्य के बारे में नहीं सोच सका। और कियू बाओयुआन यहाँ अभी भी सोच रहा है कि उसकी चीजें किसने चुराई और दूसरे पक्ष ने ये कैसे किया। वहां का नौकर उसे सूचना देने आया है। पार्षद झांग ने सभी को सामने वाले यार्ड में इकट्ठा होने के लिए कहा। कुछ कहें। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 106 खोजें। जब कियू बाओयुआन ने नौकर की बातें सुनी तो उसका दिल उछल पड़ा। उसने सोचा कि यह ज़ैड बुद्ध और नाइट मोती की चोरी थी जो लीक हो गया था। अब एजेंट जांच के लिए तैयार था। कियू बाओयुआन को अपने दिल में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। हालांकि उसे यकीन था कि उस समय किसी ने नहीं देखा। आखिरकार उसने वो चीजें चुरा ली। भले ही किसी ने उन्हें न देखा हो, फिर भी उसे दिल में कमजोरी महसूस हुई। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। हालांकि कियू बाओयुआन को अधिक उत्पीड़ित महसूस हुआ। ये सही है कि उसने ज़ैड बुद्ध और रात्रि मोती चुरा लिया। हालांकि आखिरकार वे उसके हाथ नहीं आए। वे सभी चीजें रातों रात गायब हो गईं और वह उत्सुकता से उनकी तलाश कर रहा था। हालांकि उसका कोई सुराग नहीं था। उसके पास कोई संदिग्ध भी नहीं था। अब वस्तुएं तो प्राप्त नहीं होती, पर उसे चोर की प्रतिष्ठा और मनोविज्ञान झेलना पड़ता है। उसे नहीं लगता कि यह अजीब है कि उसे हार माननी पड़ी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, सामने वाला यार्ड अभी भी आपके सामने है। नहीं तो उसका शक और भी बड़ा है। इसलिए कियू बाओयुआन ने अपने कपड़े ठीक किए और सामने वाले यार्ड में चला गया। जब कियू बाओयुआन सामने वाले यार्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग लगातार आ रहे थे। हालांकि ऐसा लगता है कि हर किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ था और वे इस पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सदस्य अभी भी सामने वाले यार्ड में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। आप यहाँ हैं कियू बाओयुआन। व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को अपने साथ ले जाएं, फिर मेरे पास आए। जब झांग युवानवाई ने कियू बाओयुआन को आते देखा तो उसने उससे कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। हालांकि कियू बाओयुआन उसके बारे में चिंतित था, क्योंकि वह स्टाफ के बाहर बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन आज यह अभिव्यक्ति है। जाहिर है वह भी असंतुष्ट थे।
वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने सरकार में चीजें खो दी हैं। फिर उन्हें इन अभिभावकों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अभिभावकों का कार्य स्वयं अपने परिवार और अपने घरों की रक्षा करना है। जाहिर तौर पर उनका काम मालिक की चीजों को चोरी होने से बचाना है, लेकिन अब जब उन्होंने चीजें खो दी हैं, तो जाहिर तौर पर यह उनकी गलती है। अभिभावकों के मुखिया के रूप में कियू के अभिभावक स्पष्ट रूप से जिम्मेदार रेन है। हाँ, कियू बाओयुआन को कहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, वह अभी तक उजागर नहीं हुआ है, इसलिए उसे अपना काम अच्छे से करना चाहिए। साथ ही वह गुपचुप तरीके से अपना मन भी बना रहे हैं। एक बार मीटिंग में कुछ गड़बड़ होने पर वह तुरंत भाग जाएगा। हालांकि इस बार उसके पास भागने के अलावा कुछ नहीं है। वह बहुत निराश है। हालांकि कियू बाओयुआन को जल्द ही पता चला कि आज भले ही वह भागना चाहता हो, यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को ले जाने के बाद उसके नीचे के लोगों को भी अच्छी तरह से खड़ा होना आवश्यक था। इस समय यमन सेवकों की एक कतार बाहर से आई, जिसे जाहिर तौर पर झांग युवानवाई ने सौंपा था। वर्तमान स्थिति स्पष्ट है और झांग युवानवाई भी इन नर्सिंग होम पर विश्वास नहीं करते हैं। सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नौकरों की व्यवस्था करने के बाद कियू बाओयुआन जवाब देने के लिए झांग के सामने आया। आपने कल हवेली में निरीक्षण कार्य की व्यवस्था की थी, झांग युवानवाई ने कहा। हाँ, इसकी व्यवस्था खलनायकों ने की थी, कियू बाओयुआन ने कहा। क्या आपको और आपके स्टाफ को कुछ भी असामान्य लगता है? झांग युवानवाई ने कहा। नहीं, कियू बाओयुआन ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाते हुए कहा। वास्तव में नहीं, वास्तव में नहीं। क्या मास्टर के साथ कुछ गड़बड़ है? कियू बाओयुआन से पूछा। हवेली में कुछ हो गया है, झांग ने कहा। इस समय इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को खबर बाद में पता चलेगी। वास्तव में यदि अन्य चीजें खो जाती हैं, हालांकि झांग युवानवाई जांच करेगा और चोरों को कड़ी सजा देगा, वह इतना सक्रिय नहीं होगा। लेकिन जैद बुद्ध अलग है। ये जन्मदिन का उपहार है जो राजधानी के लियू शिलोंग ने अपनी मां को दिया था। इससे पहले कि बुढ़िया उसे देखती, उसने उसे खो दिया। न केवल बुरी मां उसे दोष देगी, बल्कि राजधानी की लियू शिलोंग को जब ये पता चलेगा तो वह बिल्कुल दुखी होगी। आपको पता होना चाहिए कि लियू शिलोंग को इसे पाने में बहुत सारा पैसा लगा। उन्होंने लंबे समय तक पार्षद झांग को पत्र लिखा। उपहार प्राप्त करने के बाद उसे इसकी देखभाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए और बुढ़िया को इसे अपने साथ ले जाने देना चाहिए। यह एक वरिष्ठ साधु की ज्योति है। आसपास रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। लियू शिलोंग जानता है कि वह निश्चित रूप से क्रोधित होगा। लियू शिलोंग के मन में बुरी औरत के लिए भावनाएं हैं, लेकिन झांग युवानवाई के साथ उनकी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही हैं, और झांग युवानवाई सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है। एक बार जब वह लियू शिलोंग को नाराज कर देगा, तो वह न केवल एक समर्थक खो देगा, बल्कि लियू शिलोंग से नफरत भी करेगा। हो सकता है कि बुढ़िया उस समय यहाँ हो, ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर बुढ़िया को कुछ हुआ तो शायद वह लियू शिलोंग से बदला लेगी। तो उसे जैद बुद्ध को अवश्य खोजना होगा। कियू बाओयुआन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, ये सब खलनायकों की लापरवाही है। कृपया मुझे दंडित करें। किसी भी स्थिति में कियू बाओयुआन ने पहले जिम्मेदारी रोक दी। इस तरह वह झांग युवानवाई पर अच्छा प्रभाव डालेगा और कम संदिग्ध होंगे। मैंने तुमसे पूछा, तुम कल क्या कर रहे थे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे या तुमने क्या किया? पार्षद झांग से पूछा। खलनायक द्वारा गश्ती कार्य की व्यवस्था करने के बाद वह नाटक सुनने के लिए सामने वाले यार्ड में आता है। ये खलनायक की लापरवाही है जो इस घटना का कारण बनती है, कियू बाओयुआन ने कहा। क्या आप सामने वाले यार्ड में थे? क्या कोई इसे साबित कर सकता है? झांग युवानवाई ने कहा। खलनायक हमेशा सामने वाले यार्ड में होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे कोने में होते हैं, इसलिए कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता है, लेकिन वे हमेशा वहां होते हैं। कियू बाओयुआन ने घबराते हुए कहा कि वह बाद में सामने वाले यार्ड में आया था, इसलिए उस समय उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसे कोने में रहना था, इसलिए कोई सबूत नहीं था। हालांकि सबूत होने पर भी उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह आधा रास्ता तय कर चुका है। यदि दूसरा पक्ष ये कहता है तो उसका संदेह और भी अधिक हो जाता है। झांग युवानवाई इस बारे में निश्चित नहीं है कि उन्होंने कियू बाओयुआन के बारे में क्या कहा। फिर उसने अपने नौकरों को इसके बारे में फिर से बताया और उनसे ये साबित करने के लिए कहा कि वे कल पिछवाड़े में नहीं गए थे। अगली बार जब लोगों ने सुना कि घर में कुछ खो गया है, तो वे तुरंत घबरा गए और डर गए। काउंसलर झांग आमतौर पर काफी सख्त थे। अब एक बार फिर ऐसी ही बात सामने आई है। वे एक दूसरे से डरते हैं, इसलिए लोगों ने ये साबित करने के लिए किसी को ढूंढना शुरू कर दिया कि वे सामने वाले यार्ड में रहे हैं, न कि पीछे वाले यार्ड में जाने के लिए। वस्तुतः ये भी एक प्रमाण है। आखिरकार कल ज्यादातर लोग सामने के आंगन में नाटक सुन रहे थे और आसपास भी लोग थे, तो ये भी एक प्रमाण है। जब लोग साबित करते हैं कि वे पिछवाड़े में नहीं गए हैं, तो झांग युवानवाई द्वारा आमंत्रित यमीन नौकरों के कमरे में तलाशी के लिए गए हैं। झांग युवानवाई के अनुसार कल से आज तक किसी ने भी घर नहीं छोड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वस्तु वास्तव में घर के लोगों द्वारा चुराई गई है, तो वह अभी भी घर में होनी चाहिए और उसे बाहर स्थानांतरित नहीं किया गया है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 107 पलायन। झांग युवानवाई को संदेह था कि जैद बुद्ध को किसी कारण से आंतरिक भूत द्वारा चुरा लिया गया था। कल शादी के कार्यक्रम करने के लिए हवेली में कई लोग थे। हालांकि गश्ती पहले से बेहतर थी, ऐसे में बाहरी लोगों के लिए मौके बहुत ज्यादा नहीं थे। इसके अलावा पहले दिन इन अभिभावकों ने यहाँ काम नहीं किया। उनके पास अनुभव और क्षमता थी। अतीत में बाहरी लोग चोरी करना चाहते थे, लेकिन वे इतने आसान नहीं थे। कल की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए झांग युवानवाई को संदेह था कि आंतरिक भूत थे, और यहाँ तक कि अस्पताल में भी उन लोगों पर सबसे अधिक संदेह था। इसलिए उन्होंने आज रिश्ते के माध्यम से मदद करने के लिए यमन रनर को बुलाया। हालांकि वो यमन सेवकों द्वारा की गई खोज के परिणामों से निराश था, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अस्पताल के गार्डों सहित नौकरों के सभी कमरों की तलाशी ली जा चुकी थी और अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था।
क्या मैं गलत हूँ? झांग सदस्य ने बिना किसी अभिव्यक्ति और विचार के नीचे के लोगों को देखा। जब क्यू बाओयुआन ने देखा कि यमन के नौकर कमरे की तलाशी लेने गए हैं, तो वो बहुत शांत था। वो थोड़ा आभारी भी था कि उसने जो चीजें चुराई थी वे सभी दूसरों ने चुरा ली थी, इसलिए वो उजागर नहीं होगा। लेकिन उसे अब दूसरे पक्ष को धन्यवाद देना चाहिए या उसे अपनी चीजें चुराने के लिए दूसरे पक्ष से नफरत करनी चाहिए। क्यू बाओयुआन स्पष्ट नहीं था। हालांकि क्यू बाओयुआन झांग युआनवाई की तरह जानना चाहता है कि वे चीजें कहाँ चली गई। वो देखना चाहता है कि उसे उसकी आंखों के नीचे से किसने चुराया है। हालांकि उन यूमीन नौकरों को कुछ नहीं मिला और वो भी निराश हो गया। हालांकि यमन सेवकों को बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन ये स्पष्ट है कि पार्षद झांग आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने निम्नलिखित लोगों से एक दूसरे को रिपोर्ट करने के लिए कहा। यदि किसी ने कल असामान्य व्यवहार किया, तो जब तक वो उन चीजों को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है, वो अंत में विस्लब्लोअर को बहुत इनाम देगा। झांग युआनवाई द्वारा दिए गए इनाम से लोग बहुत प्रभावित होंगे। हालांकि इनाम लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस मामले से कौन जुड़ा है। यदि वे बिना किसी कारण के अन्य लोगों को फंसाते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है। क्यू बाओयुआन बहुत शांत है। उसे नहीं लगता कि उसमें कोई खामी है। अब जैद बुद्ध और नाइटपल गायब हो गए हैं और उस समय उनका व्यवहार दूसरों द्वारा नहीं देखा गया है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्यू के लिए खुश होना अभी जल्दबाजी होगी। जब वह अनजाने में अपने बगल के अन्य नर्सिंग होम को देखता है, तो उनमें से एक अचानक उस पर व्यंग्य करता है। क्यू स्तब्ध है और फिर घबरा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति भी एक पुराना योग्य नर्सिंग होम है। यदि वह नहीं आते तो वह यहाँ नर्सिंग होम के प्रमुख होते। तो वह यदि कोई प्रतिस्पर्धी रिश्ता है, तो रिश्ता हमेशा खराब रहा है। जब यह अधिक गंभीर होता है, हालांकि यहाँ के अधिकांश नर्सिंग होम अपने स्वयं के आदेशों का पालन करने वाले हैं। नर्सिंग होम के लिए इतने वर्षों तक कुछ स्टाफ सदस्यों को रखना असंभव है, लेकिन कई गश्ती नर्सिंग होम में उनके लोग हैं जहाँ वह आए थे कल पिछवाड़े से बाहर। वयस्कों खलनायकों के पास शब्द है। उस व्यक्ति ने नेत्र विवाद अस्पताल को देखा, बाहर निकला और झांग युआनवाई को प्रणाम किया। ओह, क्या आप कुछ जानते हैं? पार्षद झांग ने आशा से भरे हुए कहा। हाँ सर, हालांकि मुझे नहीं पता कि जैद बुद्धा और नाइटपल को किसने चुराया, लेकिन मुझे पता है कि किसी ने झूठ बोला था। ओह, ये कौन है? ये बदला है, उस आदमी ने कहा जैसे ही उसने उसकी ओर देखा। उसने उसके चेहरे पर घबराहट की झलक देखी और वो और अधिक आश्वस्त हो गया। हे भगवान, कल दोपहर में किसी ने क्यू बाओयुआन को उपहारों के साथ पिछवाड़े से बाहर आते देखा। इसका मतलब है वो हमेशा सामने के यार्ड में थिएटर को नहीं सुनता था। आदमी ने कहा, क्या ये क्यू के अस्पताल का मामला है? झांग युआनवाई ने क्यू बाओयुआन की ओर देखा और कहा, हाँ यह सही है। खलनायक ने गलत कहा। मैं पहले गश्त कर रहा था। मैं दोपहर के बाद सामने वाले यार्ड में गया। क्यू बाओयुआन इनकार करना चाहेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति को नहीं देखा। अगर उन्होंने इनकार किया तो संदेह और भी बड़ा होगा। आपने ऐसा पहले क्यों कहा? पार्षद ने तीखे स्वर में पूछा। यह एक मूर्ख की स्मृति है। क्यू बाओयुआन ने जल्दी से कहा कि वो इस समय खुद से नफरत करता है। वो ये कैसे भूल सकता है कि वो कल उनमें से कई लोगों से मिला था। इसके अलावा अस्पताल के उन लोगों और उनके विरोधियों को ये बात लंबे समय से पता थी, इसलिए उन्होंने यह नहीं कहा कि वो हर समय ओपेरा सुन रहे थे, बल्कि वो गश्त कर रहे थे। वयस्कों खलनायक को अचानक याद आया कि कल सुबह गश्ती मार्ग निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में क्यू बाओयुआन ने अचानक कहा कि वो गश्ती मार्ग को संशोधित करना चाहता था। उस समय खलनायक ने नहीं सोचा था कि इसमें कुछ भी गलत था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि संशोधित गश्ती मार्ग के बाद हमारे आंगनों के बीच की जगह बहुत लंबी हो गई है। आदमी ने जारी रखा, मेरे लिए बदला लेने वाले को मार गिराओ। जब झांग युआनवाई ने यह सुना तो उसने क्यू बाओयुआन के बारे में और नहीं पूछा। इसके बजाय उसने सीधे अपने दूसरे बाओयुआन से कहा, उसे अब कबूल करने की जरूरत नहीं है। जब तक क्यू बाओयुआन पर संदेह है, वो इसे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो जैद बुद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा भी संदेह होने पर भी वो हार नहीं मानेगा। लेकिन जब वो समाप्त हुआ तो अन्य नर्सिंग होम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आखिरकार क्यू इतने लंबे समय तक उनका नेता रहा था। इसके अलावा झांग युआनवाई ने जो कहा वो बहुत अचानक था, इसलिए वे सभी स्तब्ध रह गए। अन्य लोग स्तब्ध हैं, लेकिन क्यू बाओयुआन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानता था कि यह उससे संबंधित है, इसलिए वो हर समय चिंतित रहता था। अब उसने देखा कि युआनवाई झांग के पास खुद को समझाने का मौका भी नहीं था और उसने उसे सीधे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये जानकर उसकी पोल खुल गई। जब तक उस पर संदेह था, युआनवाई झांग खुद लिंच करेगा और उसे भर्ती करने देगा। इसलिए इससे पहले कि अन्य लोग कोई प्रतिक्रिया न दें, क्यू बाओयुआन भीड़ की सीमा से बाहर निकल गया और फिर तेजी से अस्पताल के बाहर भाग गया, जबकि वे यमन सेवक परिधि पर थे। हालांकि इन यूमीन सेवकों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रास्ते में एक यूमीन नौकर को देखते हुए क्यू बाओयुआन ने उसकी आंखों में एक तेज रोशनी डाली। मेरे रास्ते से हट जाओ। यूमीन धावक को एक झटका। ये सिर्फ एक साधारण यूमीन धावक है। हालांकि वो ये कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो क्यू बाओयुआन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वो क्यू बाओयुआन से टकराता है और उड़ जाता है। उसके बाद क्यू बाओयुआन उसी गति से अस्पताल के बाहर की ओर भागता है। पीछा करो, मेरा पीछा करो। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो मैं तुम्हें 100 लियांग इनाम दूंगा। रोया एजेंट झांग। इस समय अन्य नर्सिंग होम आए और एक के बाद एक बाहर चले गए। हालांकि क्यू बाओयुआन, जो अस्पताल से भागता रहा, बहुत निराश महसूस कर रहा था। उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो भागने पर मजबूर हो गया। वो जानता था कि अगर वो भाग नहीं गया तो झांग कभी भी अपना सामान नहीं जाने देगा, भले ही दूसरे पक्ष को चोरी का सामान न मिले। तारांकन में ये लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शुओ तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 108 रात्रि मोती बेचना। क्यू बाओयुआन, जो भाग रहा है, बहुत उदास महसूस करता है, लेकिन हुआंग फैंग इस समय बहुत खुश है, क्योंकि उसे तुरंत सोने की पहली बाल्टी मिल सकती है। इस समय वो झो वुफू ज्वेलरी स्टोर के गेट पर पहुंचे हैं।
जो वुफू ज्वेलरी स्टोर, जो एक समय सम्मानित ब्रांड है, एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला एक राष्ट्रीय श्रृंखला स्टोर है। जियांगजू में भी शाखाएं हैं। ये शहर के केंद्र के पास है। यह अपने सामने एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। सजावट भी बेहद शानदार है। प्रकाश प्रभाव से पूरा स्टोर सुंदर है। स्वागत। जब हुआंग फैंग ने प्रवेश किया तो काले मोजे में दो लंबी सुंदरियां उनके स्वागत के लिए झुक रही थी। उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी। अतीत में रेशम की तरह हुआंग फैंग को भी इस स्थिति में नुकसान हो सकता है। आखिरकार उसके पास सुंदरियों से संपर्क करने के अधिक अवसर नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सजावट भी बहुत अच्छी है। जाहिर है इसमें चीजें बहुत सस्ती नहीं होंगी। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं है तो उसके दिमाग में कोई पैसा नहीं होगा। लेकिन अब हालांकि हुआंग फैंग के पास अभी भी पैसा नहीं है, उसके पास रिजर्व है। रिजर्व स्वाभाविक रूप से घर पर जादुई भंडारण बॉक्स है। इसके अस्तित्व के साथ ये चीजें कुछ भी नहीं है। हेलो, क्या आप यहाँ गहने लेते हैं? हुआंग फैंग ने सीधे पूछा। उन्होंने इन दुकानों से आभूषण खरीदने की योजना नहीं बनाई थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने खरीदारी करने की योजना नहीं बनाई, लेकिन सीधे थीम पर चले गए। हाँ सर, आप क्या बेचना चाहते हैं? दरअसल आभूषण खरीदना यहाँ उनके व्यवसायों में से एक है। इतना ही। हुआंग फैंग ने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर एक नाइट पल निकाला और कहा, बेशक नाइट पल को अंगूठी में डाला गया है। उसने बस ऐसा किया, लेकिन ये केवल एक आवरण था। सुंदर। स्वागत करने वाली महिला हुआंग फैंग के हाथ में रात के मोती से तुरंत आकर्षित हो गई। हालांकि उनका स्वागत था, सबसे पहले वो एक महिला थी। सुंदर गहनों के सामने स्त्री का प्रतिरोध सदैव बहुत कम रहता था। हालांकि उसने तुरंत जवाब दिया, थोड़ा शर्माते हुए और शर्मिंदा हुई। फिर उसने कहा, हमें भी यहाँ स्वीकार है। कृपया एक क्षण रुकें, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। हालांकि स्वागत योग्य महिला केवल स्वागत योग्य है, वह एक आभूषण की दुकान में काम कर रही है। इसलिए इस संबंध में अभी भी कुछ है। हुआंग फैंग द्वारा लाया गया रात्रि मोती स्पष्ट रूप से कोई सामान्य चीज नहीं है। उसे निर्णय लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसलिए वह पहली बार यहाँ मैनेजर को ढूंढने गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हुआंग फैंग आता है। मैनेजर आ जाए तो अच्छा है। हुआंग फैंग को ज्यादा देर नहीं हुई थी कि स्वागत योग्य महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके पीछे चश्मे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो उसके मुंह में प्रबंधक होना चाहिए। नमस्कार सर, मैं ली डेमाओ यहाँ का प्रबंधक हूँ। प्रबंधक ने स्वागत महिला के परिचय के तहत हुआंग फैंग से हाथ मिलाने की पहल की। नमस्कार, मेरा नाम हुआंग फैंग है। मैं आज इसके लिए यहाँ हूँ। हुआंग फैंग ने अपने हाथ में रात का मोती निकाला और दूसरी तरफ दिखाया। जब लियू डेमाओ ने हुआंग फैंग के हाथ में रात का मोती देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने हुआंग फैंग का हाथ लिया और उसे ध्यान से देखा। सच कहूं तो रात के मोती अब असामान्य नहीं है, और यहाँ तक कि बहुत सारे कृत्रिम मोती भी हैं। हालांकि प्राकृतिक और अच्छी गुणवत्ता वाले रात्रि मोती दुर्लभ हैं। यहाँ प्रबंधक के रूप में जाहिर तौर पर उनके पास कुछ दूरदृष्टि है। सर, कृपया मेरे साथ आइए, अंदर बात करते हैं, मैनेजर ली ने हुआंग फैंग से कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और मैनेजर ली के पीछे पीछे भीतरी कमरे में चला गया। इस रात्रि मोती की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए हमें इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। क्या श्री हुआंग की कोई टिप्पणी है? उनके बैठने के बाद मैनेजर ली ने हुआंग फैंग से कहा। नहीं। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन वो चिंतित था। क्योंकि स्टोरेज बॉक्स में यह नहीं लिखा था कि यह केवल अच्छी चीजों की जगह लेगा। कुछ कचरा को बदलना भी संभव है, और इस मनके को भंडारण बॉक्स द्वारा केवल रात्रि मोती के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका कोई विस्तृत विवरण नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग को इसकी गुणवत्ता के बारे में पता नहीं है। इसके अलावा उनके आने से पहले हुआंग फैंग ने यह भी जांच की कि प्राचीन समय में इन रात के मोतियों का मूल्य बहुत अधिक था, लेकिन अब मूल्य बहुत कम हो गया है। हालांकि ऊंची कीमत वाले नाइट मोती भी होते हैं, वे सभी प्रचारित होते हैं, और उनमें से कुछ को ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। हालांकि इसकी वजह यह है कि हुआंग फैंग की उम्मीदें बहुत अधिक नहीं है। उसे डर है कि अपनी उच्च अपेक्षा के कारण उसे निराशा होगी। जब तक वो उस निवास स्थान पर जा सकता है जहां वो रहता है, वो संतुष्ट रहेगा। मैनेजर ली के बुलावे पर जल्द ही कोई कुछ लेकर आया। आसपास की लाइटें बंद कर दी गई। उस पर पराबैंगनी प्रकाश की किरण चमकी। रात्रि मोती ने हरी रोशनी दी। उसके बाद जब लाइट बंद की गई तो लाइट गायब नहीं हुई। पहले से तुलना करने पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा हरा अधिक शुद्ध था, जिससे लोगों को सरनी की जीवन शक्ति का एहसास हुआ। मैनेजर ली ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ कृत्रिम नाइट पल इस प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे अभी और सत्यापन की आवश्यकता है। हालांकि इस प्रकार का सत्यापन लंबे समय तक नहीं चला और उसे अंतिम पहचान परिणाम मिल गया। ये वास्तव में एक रात्रि मोती है, लेकिन एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक रात्रि मोती है, जिसमें बहुत कम अशुद्धियां होती हैं, इसलिए अंधेरे में उत्सर्जित प्रकाश बहुत शुद्ध होता है। मिस्टर हुआंग, क्या आप वाकई इस मोती को बेचना चाहते हैं? नाइट पल की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद प्रबंधक ली खरीद मूल्य के बारे में हुआंग फैंग से बात करने के लिए तैयार है। जाहिर है उन्हें नाइट पल में बहुत दिलचस्पी है। हाँ, हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें दूसरे पक्ष की बातें सुनकर राहत मिली। ऐसा लगता है कि रात का मोती बिकने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी कीमत कितनी होगी। मुझे नहीं पता कि श्री हुआंग समझ गए हैं या नहीं। हाल के वर्षों में रात के मोती का बाजार पहले जितना अच्छा नहीं है, और कीमत अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने कहा कि आपकी रात की गुणवत्ता मोती बहुत अच्छा है, लेकिन कीमत बहुत अधिक नहीं होगी, प्रबंधक ली ने कहा। प्रबंधक ली किस कीमत की पेशकश कर सकता है? हुआंग फैंग ने पूछा कि उन्हें व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई पेशकश नहीं की। उस स्थिति में वो इस पहल से निराश होंगे। प्रबंधक ली ने विचार किया और कहा, ठीक है, मैंने इस मनके के लिए 2 लाख युआन का भुगतान किया है। मैंने इसके लिए बहुत सारा पैसा चुकाया है। मुझे बस उम्मीद है कि जब श्री हुआंग के पास बेचने के लिए कुछ होगा तो वह हमारे झोंक को प्राथमिकता देंगे, वो आभूषण। हाँ, हुआंग फैंग ने खुशी से कहा। उसके इतने सीधे होने का एक कारण यह है कि वो देख सकता है कि मैनेजर ली ने झूठ नहीं बोला है। उन्होंने जो कीमत दी वो कम नहीं है।
दूसरा कारण यह है कि कीमत उसके दिल की कीमत से कहीं अधिक हो गई है। बेशक वो बहुत संतुष्ट है। तारांकन वी यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 109 एक मकान किराए पर ले। वास्तव में हुआंग फेंग ने स्पष्ट रूप से सोचा कि भले ही इस बार उसने कुछ पैसे खो दिए हो, वह इसे स्वीकार कर सकता है। एक कारण तो यह है कि अब उसके पास पैसों की सचमुच कमी हो गई है। दूसरी ओर भंडारण बॉक्स में उसे बहुत सारी अच्छी चीजें मिल सकती है। इन छोटे मोटे मुनाफों को उलझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भले ही ली जिंगली ने कुछ लाभ स्थान निचोड़ लिया हो, लेकिन उसके पास बहुत अधिक नहीं होगा। वह इतना जिद क्यों करता है? हुआंग फेंग 2 नाइट मोती बेचने जा रहा था और फिर उसने पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह एक घर किराए पर लेने के लिए किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे 2 बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और एक के लिए पैसा उसके लिए पर्याप्त है। एक जगह बदलो। जहां तक दूसरी रात के मोती के गंतव्य की बात है, हुआंग फेंग ने थोड़ा विचार करने के बाद निर्णय लिया है। दोनों पक्षों को कीमत को लेकर कोई समस्या नहीं है, इसलिए लेनदेन सुचारू रूप से चला। लगभग 10 मिनट बाद हुआंग फेंग जो वुफू ज्वेलरी स्टोर से चला गया, फिर भी खाली हाथ था। हालांकि उसका कार्ड 2 लाख अधिक का है। हुआंग फेंग तुरंत नहीं गए। इसके बजाय उसे मशीन पर अपने कार्ड का बैलेंस चेक करने के लिए एक बिजनेस हॉल मिला। शून्यों की उस श्रृंखला को देखकर हुआंग फेंग बहुत उत्साहित हो गया। हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इतना सारा पैसा देखा। वो स्वाभाविक रूप से उत्साहित होगा। पैसे के साथ हुआंग फेंग इस कदम में और देरी नहीं करना चाहता। भले ही मोटा वान उसे परेशान नहीं करेगा, फिर भी वो अब वहां नहीं रहना चाहता, क्योंकि उस समुदाय के लोग इतने जटिल हैं। वो अन्य इमारतों यानी जिस कमरे में वो अब रहता है और उसमें कई अन्य लोगों के चरित्र पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन अब वो इस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करता है। हुआंग फेंग निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण भंडारण बॉक्स है। वो नहीं चाहता कि उसका अपना भंडारण बॉक्स खो जाने का खतरा हो। इसलिए जबकि अभी भी समय है, हुआंग फेंग कंपनी में नहीं गए, बल्कि रहने के लिए जगह ढूंढने गए। नए निवास के बारे में सोचते हुए हुआंग फेंग ने उस समुदाय के बारे में सोचा जहां गो मेंगन रहता था जब उसने पिछली बार उसे घर भेजा था। हुआंग फेंग की समुदाय पर अच्छी छाप थी। समुदाय में रहने वाले अधिकांश लोग आसपास काम करने वाले सफेदपोश कार्यकर्ता थे। इसके अलावा जिस माहौल में वो अब रहता है, उससे कहीं बेहतर माहौल था। सुरक्षा भी बेहतर थी। इससे भी अधिक, समुदाय उस स्थान से बहुत दूर नहीं था जहां उन्होंने बिना कार के हुआंग फेंग के लिए काम किया था। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छी स्थिति है। इसलिए हुआंग फेंग सीधे समुदाय के पास एक मध्यस्थ के पास ये देखने के लिए गया कि क्या उसे बाहिनिया गार्डन में एक उपयुक्त घर मिल सकता है। लेकिन एजेंसी में हुआंग फेंग ने एक अप्रत्याशित व्यक्ति को देखा। यह आप है। हुआंग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और आश्चर्य से कहा कि वो एक दूसरे की वर्तमान शक्ल और उस रात देखी गई शक्ल से मेल नहीं खा सकते। हुआंग फेंग को देखकर दूसरा पक्ष भी हैरान रह गया। उसे यहाँ हुआंग फेंग से मिलने की भी उम्मीद नहीं थी और उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आप यहाँ कैसे? हुआंग फेंग ने पूछा। उसे याद आया कि दूसरा पक्ष एक गैंगस्टर होना चाहिए, है ना? क्या गैंगस्टर उसका डिप्टी है और मुख्य काम मध्यस्थ है? हुआंग फेंग ने जिस व्यक्ति को देखा वो तियान जून था, जो उस रात अपने समुदाय के बाहर रास्ते पर मिला था। हुआंग फेंग तियान जून से बहुत प्रभावित था। आखिरकार तियान जून ने उस रात उसे चोट पहुंचाई और उसे उसकी कमियों से अवगत कराया। उसे थोड़ा अहंकारी बनाया, बहुत शांत किया और जानता था कि दुनिया के बाहर भी लोग थे जो थे अगर उन्होंने कोई जादू और आंतरिक शक्ति सीख ली होती तो वे अजेय नहीं होते। और तियान जून को हुआंग फेंग के प्रति बहुत ठंडा महसूस होता है, इसलिए उसने उसे इस एजेंसी में देखने की उम्मीद नहीं की थी। तियान जून का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा है। वो आज केवल यही काम करता है। उसके पास कोई शिक्षा या कौशल नहीं है। ऐसे में जवान भाई के जाने के बाद उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि अगर वो काम नहीं करता है तो ये स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है। उनकी छोटी बहन को अब भी उनके सहारे की जरूरत है, इसलिए वो बहुत कम सीमा के साथ मध्यस्थ के रूप में काम करता है। मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं आज ही यहाँ आया हूँ और हुआंग फेंग से मिला हूँ। मैं यहाँ काम करता हूँ। तियान जून के चेहरे की शर्मिंदगी गायब हो गई है और वो फिर से पिछली अभिव्यक्तिहीन स्थिति में लौट आया है। यह सही है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। गैंगस्टर बनने के बजाय मध्यस्थ बनना भी उसके लिए अच्छा है। क्या आपके पास बाहिनिया गार्डन में कोई घर है? हुआंग फेंग ने सीधे पूछा। मैं देख लूंगा। तियान जून ने कहा कि वो यहाँ नए थे, इसलिए कई चीजों से परिचित नहीं थे। जब वो जानकारी की जांच करने गया तो नेता को पता चला कि हुआंग फेंग घर देखने जा रहा था और उसने विशेष रूप से तियान जून को उसके चेहरे पर गर्म रहने के लिए कहा। यदि उसका चेहरा हमेशा इसी तरह ठंडा रहता तो वो मेहमानों को डरा देता। इसलिए हालांकि वो बहुत अनिच्छुक था। उस समय जब वो हुआंग फेंग के पास वापस आया तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मुस्कान हुआंग फेंग की आंखों में थी। इसे कैसे देखा जाए? इसे कैसे महसूस किया जाए? मैंने कहा था कि तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए जैसे तुम पहले थे। अब तुम जैसे हो मुझे उसकी आदत नहीं है, हुआंग फेंग ने जल्दी में कहा। जैसे ही हुआंग फेंग ने बोलना समाप्त किया, तियान जून ने अपनी अभिव्यक्ति फिर से शुरू की और फिर हुआंग फेंग से कहा, बाहिनिया गार्डन में एक घर है। एक ग्राहक है जो विदेश जाना चाहता है। यदि वो घर बेचना चाहता है तो वो कर सकता है, इसे किराए पर ले। सामान्य समय में तियान जून शायद ही कभी एक समय में इतनी बातें करता है, लेकिन अब काम करने के लिए और अपनी बहन के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। वर्तमान कमरा यदि आपके पास है तो आप अभी चेक इन कर सकते हैं। हुआंग फेंग ने चिंता के साथ पूछा कि वो उस तरह के घर की तलाश में है जिसमें वो तुरंत रह सके। ठीक है, ये बढ़िया सजावट है। यदि आप रुचि रखते हैं तो हम जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वे एक साथ घर को उड़ते हुए देखने गए। घर का मालिक यहाँ नहीं है। दूसरे पक्ष ने एजेंसी को पूरा अधिकार सौंप दिया है। अगर कोई इसकी देखभाल करता है तो उसे कॉल करें। हुआंग फेंग दूसरे पक्ष के घर से बहुत संतुष्ट है। इसमें बढ़िया सजावट वाले 3 कमरे और एक हॉल है। सभी प्रकार के घरेलू उपकरण मौजूद हैं।
ये देखा जा सकता है कि सजावट पूरी होने के बाद दूसरा पक्ष अंदर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे नहीं पता क्यों दूसरा पक्ष विदेश जाने को उत्सुक है, इसलिए घर पर रोक लगा दी गई है। वास्तव में न केवल हुआंग फेंग इस जगह से बहुत संतुष्ट है, बल्कि तियानजून को भी यह जगह पसंद है। वो और उसकी छोटी बहन झुग्गियों में रह रहे हैं। कई वर्ग मीटर के जर्जर मकानों में वो अपनी छोटी बहन के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने का सपना देखता है। यहाँ की सभी स्थितियां स्पष्ट रूप से उसके दिल के विचारों से मेल खाती हैं, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, ये बात है, कीमत क्या है? हुआंग फेंग ने पूछा। अब मत देखो, तियानजून स्तब्ध रह गया और अवचेतन रूप से कहा। आखिरकार हुआंग फेंग ने पहले या बाद में ज्यादा समय नहीं देखा और वो अन्य घरों को देखने नहीं गए। यह इतनी जल्दी निर्णय ले लिया गया नहीं, बस यही। हुआंग फेंग ने निश्चित रूप से कहा कि वो घर से काफी संतुष्ट थे और उनके दिल में घर उनका संक्रमणकालीन स्थान भी था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 110 भाई बियाओ। अगर इस जादुई भंडारण बॉक्स के बाद भी वो रहने के लिए एक घर किराए पर लेता है तो हुआंग फेंग सोचता है कि वो खुद को फांसी लगा सकता है। आखिरकार हुआंग फेंग ने घर किराए पर लिया है, इसलिए हुआंग फेंग की कोई राय नहीं है और तियानजून और कुछ नहीं कहता है। इसके बाद वे घर के किराए के बारे में बात करते हैं। ये वास्तव में सस्ता नहीं है, इसमें 3000 एक महीने लगेंगे। यदि हुआंग फेंग घर किराए पर लेता था तो वो इसे वहन नहीं कर सकता था और न ही इसे सहन कर सकता था, लेकिन अब यह अलग है। वो भंडारण बॉक्स पर्यावरण को एक सुरक्षित रिंग देना चाहता है, इस बिंदु का भुगतान करने को तैयार है। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप इस व्यवसाय में हैं। वापस जाते समय हुआंग फेंग ने फील्ड सेना से कहा। पहले संपर्क से हुआंग फेंग ने पाया कि तियानजून वास्तव में इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं था। यदि आप उससे चाकू लेने और लोगों को काटने के लिए कहें तो ये ठीक है। आपको चाहिए कि वो मेहमानों के साथ धीरे धीरे उलझे और ग्राहकों को घर किराए पर लेने या खरीदने के लिए सहमत होने के लिए राजी करे। ये वाकई उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। एक तो ये कि उसे बात करना पसंद नहीं है, दूसरा ये कि अगर वो बोलता भी है तो ज्यादा बोल नहीं पाता और खुद समझ नहीं पाता। इससे आपका कोई मतलब नहीं। हालांकि हुआंग फेंग उनके अपने ग्राहक हैं और अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, फिर भी तियानजून के पास उनके लिए अच्छा चेहरा नहीं है, क्योंकि हुआंग फेंग के शब्द उन्हें असहज कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो ये भी जानते हैं कि वो इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि वो दूसरों से मदद मांगना चाहता है तो वो वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ये वास्तव में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हुआंग फेंग ने अपने कंधे उचकाए और कहा कि वो और तियानजून परिचित नहीं है। एक तरह से वे अब भी दुश्मन हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच उसके पास उसकी परवाह करने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही दोनों एजेंसी में लौटे, तियानजून के सेल फोन पर अचानक कुछ ख्याल आया। जब उसने देखा कि यह उसकी बहन का फोन है तो तियानजून घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर कुछ भी गलत नहीं होगा तो उसकी बहन उसे फोन नहीं करेगी। तो तियानजून ने फोन पर जवाब दिया, बहन, क्या बात है? भाई, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। फोन से उसकी बहन तियानलिंग की आवाज आई। ये भय और आंसुओं से भरा था। क्या बात है? डरो मत, क्या बात है? तियानजून ने जल्दी से पूछा। भाई, सुबह तुम्हारे जाने के बाद घर के बाहर किसी ने मुझसे कहा, मुझे परवाह नहीं है कि भाई बियाओ ने मुझे पकड़ने के लिए क्या कहा, लेकिन अब कोई घर के बाहर दस्तक दे रहा है। आवाज बहुत तेज है, मुझे डर लग रहा है। तियानलिन ने कहा, भाई, क्या वे मुझे पकड़ने के लिए यहाँ है? भाई बियाओ? तियानजून की आंखें स्थिर हो गई और फिर उसने कहा, बहन, डरो मत, मैं तुरंत वापस जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद हुआंग फेंग को कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से घुमा और वापस टैक्सी लेने के लिए सड़क के किनारे चला गया। हालांकि फोन नहीं कटा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? हुआंग फेंग ने तियानजून की ओर ऐसे देखा जैसे वो मुसीबत में हो, इसलिए उसने अपनी पहल पर कुछ कहा। तियानजून ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हुआंग फेंग ने परवाह नहीं की। उसने शायद अभी अभी तियानजून और उसकी बहन के फोन संदेश सुने थे। जाहिर है अब उसकी बहन को कोई न कोई पकड़ने ही वाला है। हालांकि तियानजून ने पिछली बार हुआंग फेंग को चोट पहुंचाई थी। तियानजून पर हुआंग फेंग का प्रभाव बहुत अच्छा था। हालांकि दूसरा पक्ष हुआंग फेंग की नजर में एक गैंगस्टर था। वो एक प्रकार का ऊपर का गैंगस्टर था। इसके अलावा ये देखकर कि वो अपनी बहन को लेकर इतना घबराया हुआ था, हुआंग फेंग समझ गया कि वो एक अविस्मरणीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो मदद करने को तैयार था। टैक्सी आई और तियानजून उसमें चढ़ गया। हालांकि जब वो कार का दरवाजा बंद करने वाला था, हुआंग फेंग ने उसका पीछा किया। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैदानी सेना की त्योरियां चढ़ गई। मुझे डर है कि तुम बाद में मार दिए जाओगे और मेरा घर भी नहीं बसेगा। हुआंग फेंग ने सहजता से कहा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आपके घर में कोई न कोई आपके लिए औपचारिकताएं पूरी करेगा। तियानजून ने वास्तव में हुआंग फेंग की बातों पर विश्वास किया, अन्यथा ये समझाने का कोई अन्य कारण नहीं था कि हुआंग फेंग कार में क्यों पीछा करेगा। आखिरकार दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं थी और कोई चिंता भी नहीं थी। हुआंग फेंग के पास उसकी मदद करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, हुआंग फेंग ने कहा। तियानजून ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि क्योंकि उसकी बहन की जगह अब बहुत खतरनाक है, उसके पास हुआंग फेंग से बात करने का समय नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। फोन पर दरवाजे पर खूब तालियां बज रही थी। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष मित्रतापूर्ण नहीं था। तियानजून ने कुछ समय तक भाई बियाओ का अनुसरण किया और जानता था कि वो किस तरह का व्यक्ति था। ये सिर्फ इतना है कि तियानजून को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने भाई बियाओ को अस्वीकार कर दिया है और उसने अपनी बहन के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। यह वाकई घृणित है। अपनी बहन से कहें कि वो अपना मोबाइल फोन बंद न करे और उसे अपनी जेब में न रखे। उस स्थिति में अगर उसे गिरफ्तार भी किया जाता है तो आप जान सकते हैं कि उसे संभवतः कहां गिरफ्तार किया गया है। तियानजून के बगल में बैठे हुआंग फेंग ने स्वाभाविक रूप से अपने मोबाइल फोन से आवाज सुनी। तियानजून को पता नहीं है कि हुआंग फेंग ने उसका पीछा क्यों किया। अब उसे सिर्फ अपनी बहन की सुरक्षा की चिंता है। हुआंग फेंग की सलाह सुनने के बाद उसने तुरंत अपनी बहन को ऐसा करने का आदेश दिया।
तियानलिन ने बहुत कुछ नहीं सीखा, लेकिन वो एक चतुर व्यक्ति भी थी। अपने भाई की बात जानने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन दूर रख दिया। सुबह जब किसी ने उसे बताया कि भाई प्यूमा उसे पकड़ने जा रहा है, तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने भी अपना मन बनाए रखा, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई पहले भी कुछ समय से भाई प्यूमा के साथ मिल रहा था और अब भी वो घुलना मिलना जारी नहीं रखना चाहता है और भाई प्यूमा को मना कर देता है, जिससे खुद पर गुस्सा आने की संभावना है या अपने भाई को उसकी मदद करने के लिए डराने धमकाने के लिए खुद का इस्तेमाल करे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियानलिन किस तरह की स्थिति देखना चाहेगा। जब किसी ने दरवाजे पर ताली बजाई तो उसने पूछा कि दूसरा पक्ष कौन है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। पहले अजनबी की चेतावनी के कारण उसने पहली बार इसके बारे में सोचा। शायद वो व्यक्ति वास्तव में भाई बियाओ का व्यक्ति था, इसलिए उसने जल्दी से अपने भाई को फोन किया। जब तियानलिन ने अपना मोबाइल फोन बहुत देर तक अपनी जेब में रखा तो ऐसा लगा कि बाहर के लोग अधीर थे और सीधे उसमें टूट पड़े। यहाँ का दरवाजा थोड़ा जर्जर था, जो दूसरे पक्ष के व्यवहार को अच्छे से नहीं रोक सका। तुम अपंग हो, तुम बहरे हो, इतनी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद मुझे नहीं पता कि इसे हमारे लिए कैसे खोला जाए। जब बाहरी लोग अंदर आए तो उन्होंने तुरंत तियानलिन को बिस्तर पर डांटा। मोबाइल फोन पर एक दूसरे की बातें सुनने के बाद यहाँ के मैदानी सिपाहियों ने हाथ भींच लिए और आंखों में आग लगा ली। दूसरों को अपनी बहन को विकलांग कहते हुए सुनना उसे नापसंद था। भाई ब्लैकी, ऐसा लगता है कि यह महिला न केवल अदृश्य है बल्कि अपने पैरों पर चलने में भी असमर्थ है। इस समय किसी ने उस आदमी से कहा जो अभी बोला था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक अपंग हो जिसने दरवाजा नहीं खोला। आदमी ने कहा, ठीक है, इसे उठाओ और सीधे जादुई बांसुरी बार में जाओ। भाई बियाओ वहां इंतजार कर रहा है। याद रखें, असभ्य मत बनो। यह वो महिला है जिसका नाम भाई बियाओ ने रखा था। यदि आप उसका फायदा उठाने की हिम्मत करते हैं, भाई बियाओ तुम्हारा हाथ काट देगा। आदमी ने कहा। तारांकन वी, यह लेख 5, तारांकन जिक्सियाओ, तारांकन शो, तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4, नया 2, तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 111 मेरी सहायता करें। मास्टर, जादुई बांसुरी बार में जाओ। बस में तियानजुन ने जल्दी से ड्राइवर से कहा कि जादुई बांसुरी बार उसके लिए अजीब नहीं है। ये भाई बियाओ के अधीन क्षेत्रों में से एक है जो अक्सर वहां रहना पसंद करते थे। ठीक है। फोन के दूसरी तरफ दूसरे छोटे भाई की आवाज आई। जाहिर है वे इस बार तियानलिन को पकड़ने गए थे। वे एक से अधिक लोगों के पास गए। भाई ब्लैक, आपको क्या लगता है कि भाई प्यूमा अब किस तरह की महिला चाहता है? आपको ऐसी महिला क्यों पसंद है? तुम्हें पता है बकवास, काले भाई ने डांटा। क्या तुम जानते हो उसका भाई कौन है? कौन? क्षत्रिय सेना, तियानजुन। क्या वो तियानजुन की बहन है? छोटा भाई स्पष्ट रूप से जानता था कि वो तियानलिन की पहचान नहीं जानता था, इसलिए अब वो बहुत आश्चर्यचकित है। बेशक तियानजुन ने भाई बियाओ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब भाई बियाओ बहुत गुस्से में है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अपनी बहन का गुस्सा निकालना चाहता है। हबशी ने कहा। अच्छा, क्या यह अच्छा नहीं है? छोटा भाई फुसफुसाया। भाई तियानजुन सामान्य समय में एक अच्छा आदमी है, हालांकि वो बहुत अधिक नहीं बोलता है, फिर भी वो निम्नलिखित छोटे भाइयों के लिए अच्छा है। काले भाई ने सीधे उसके सिर पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम भाई बियाओ या उसकी सेना के साथ मिलते हो? तियानजुन बहुत कृतघ्न है। भाई बियाओ, उसे क्या हुआ है? हाँ, छोटे भाई ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस समय उन्होंने तियानलिन की जेब देखी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मोबाइल फोन पर लाइट आ रही हो। उसी समय अंदर से कुछ गाड़ियों की आवाजें आ रही थी। वो एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि उसने उसके मोबाइल फोन की लाइट भी बंद कर दी। परंतु यहाँ की मैदानी सेना क्रोध से भरी हुई है। फोन कॉल की सामग्री के अनुसार उसने पुष्टि की है कि यह भाई बियाओ का उससे बदला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भाई बियाओ की इतनी मदद करेगा। अब वो जाना चाहता है, लेकिन भाई बियाओ खुद को, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी जाने देने से मना कर देता है। इस समय वो पहले भाई बियाओ का आभारी था। वो उसका आभारी था कि भाई के पास पूरी तरह से कोई सद्भावना नहीं है, यहाँ तक कि हत्यारी भावना से भरे हुए भी, जो अपनी बहन, जो उसकी दुश्मन, अमर दुश्मन है, को हिलाने की हिम्मत करता है। वह बड़ा भाई आपका पुराना बॉस है? हुआंग फैंग ने धीमी आवाज में पूछा। उसे डर था कि आवाज मोबाइल फोन से प्रसारित होगी और वहां लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। हम तियानजुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल थोड़ा भारी भी था, क्योंकि वह जानता था कि जादुई बांसुरी बार प्यूमा का घर था। वह अक्सर वहां जाता था, जहां वह इसे बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करता था, और वहां कई छोटे भाई भी थे। उसके लिए अपनी छोटी बहन को वहां से निकालना आसान नहीं था। भले ही उसे कुछ हो जाए, तियानजुन को परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपनी बहन की परवाह नहीं कर सकता था। यदि उसने ऐसा किया तो उसकी बहन को उस छोटे भाई द्वारा जहर दे दिया जाएगा। वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जब उसने ये सोचा तो उसने हुआंग फैंग की ओर देखा, जो किसी और की तरह नहीं था। इससे पहले वो हुआंग फैंग के मौज मस्ती में शामिल होने से असंतुष्ट था, लेकिन अब हुआंग फैंग उसके लिए एक जीवन रक्षक प्रतीत होता है, क्योंकि हुआंग फैंग उससे बेहतर है। ये तियानजुन का विचार है। हो सकता है कि हुआंग फैंग का कौशल बहुत सामान्य हो, लेकिन उनका छिपा हुआ हथियार इतना जबरदस्त है कि सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की युद्ध प्रभावशीलता कभी भी केवल उसकी कुशलता से नहीं देखी जा सकती। मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ, तियानजुन ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा कि अगर यह केवल उसका अपना व्यवसाय होता तो वो अन्य मदद नहीं मांगता, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से उसकी बहन से संबंधित है। उसे बदलाव करना होगा। अपनी बहन को बचाने में मदद करो, हुआंग फैंग ने पूछा। कुआ, तियानजुन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। यदि आप मेरी बहन को बचाने में मदद कर सकते हैं तो मैं भविष्य में आपकी बात सुनूंगा। आप मुझे कुछ भी करने दे सकते हैं। अपनी बहन को बचाने के लिए तियानजुन को इसकी परवाह नहीं है, और चूंकि वो बोलता है, इसका मतलब है कि वो ऐसा करेगा। नहीं, हुआंग फैंग ने कहा, मैं सड़क पर मेलजोल नहीं रखता। मैं अपने छोटे भाई को स्वीकार नहीं करता। हालांकि तियानजुन की गंभीर उपस्थिति को देखकर हुआंग फैंग ने भी मना नहीं किया, लेकिन कहा, क्या इस युवा भाई ने तुम्हें मुझे छोड़ने दिया? नहीं,
तियानजून ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके लिए कहा था। तुमने क्या मांगा? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। क्या मैंने हुआंग फैंग से संदेहपूर्वक पूछा है? ठीक है, मैंने प्यूमा के लिए 3 चीजें करने का वादा किया था क्योंकि वो मेरे प्रति दयालु था। ठीक समय पर मुझे पता था कि जिस व्यक्ति को प्यूमा ने आपको सिखाने के लिए भेजा था उसे अस्वीकार कर दिया गया था। मैंने स्वेच्छा से उसे पहले 3 चीजें खत्म करने में मदद करने के लिए कहा और फिर मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे जाने नहीं देगा। अब उसने सीधे मेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। हुआंग फैंग समझते हैं कि तियानजून से पहले के लोगों की लहर भी प्यूमा के लोग हैं, तो प्यूमा और लड़का एक दूसरे से परिचित है, उसे सबक सिखाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन हुआंग फैंग को नहीं पता था कि भाई बियाओ टोंग जियान को सबक सिखाने में मदद कर रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे और इसमें एक बुरा आदमी था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इससे मेरी भी मदद हो रही है। हुआंग फैंग ने कहा कि मूल रूप से वो उनके साथ आए थे, लेकिन वो अभी भी उत्सुक थे और व्यस्त मूड में थे। वो मदद कर सकता है या नहीं यह उस समय की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अब हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोचते हैं। भाई बियाओ ने कई बार लोगों से उसे सिखाने के लिए कहा है और उसे हिसाब चुकाने के लिए ढूंढना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लड़के के साथ घर बसाने की पहल करने की योजना बनाई थी। अब भाई बियाओ और अन्य लोग उसकी बात सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं, इसलिए मुझे भाई बियाओ और अन्य लोगों से कुछ ब्याज वसूलने में कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। तियानजून ने ईमानदारी से कहा कि यही वो समय था जब उन्हें पता चला कि जब उन्हें मदद की जरूरत थी तो केवल एक ऐसा दुश्मन था जो उनकी मदद कर सकता था। वो वास्तव में हुआंग फैंग का आभारी था। हुआंग फैंग ने न केवल उसे अतीत के लिए दोषी ठहराया बल्कि अपनी छोटी बहन को बचाने में भी मदद की। उन्होंने वास्तव में हुआंग फैंग को धन्यवाद दिया। जब तियानजून और हुआंग फैंग अभी भी अपने रास्ते पर है, तियानलिन को बार में ले जाया गया है। तियानजून का दिल और भी अधिक चिंतित है। भाई बियाओ आस्थावान व्यक्ति नहीं है। उसकी छोटी बहन अब उसके हाथ में है, जो बहुत खतरनाक होगी। हालांकि अब वो जो कर सकता है वो है ड्राइवर से जल्दी करने का आग्रह करना और साथ ही फोन पर स्थिति पर ध्यान देना। भाई बियाओ, लोग इसे ले आए हैं। एक निजी कमरे में भाई बियाओ 2 सुंदरियों की मालिश का आनंद ले रहे हैं। नशे में धुत होने का ऐसा ही एक दिन वो हमेशा चाहता है। हालांकि उसकी ताकत कमजोर होने से पहले वो ऐसे जीवन का आनंद लेने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। उसके अधीन केवल कुछ ही लोग थे और आयोजन स्थल भी कुछ ही थे। और तियानजून के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। तियानजून के शामिल होने से उनकी ताकत काफी बढ़ गई है, क्योंकि वो तियानजून की ताकत जानता है। प्यूमा तियानजून को दूसरों के साथ शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 112 विलंब। भाई बियाओ को वर्तमान जीवन बहुत पसंद है और वो इसे खोना नहीं चाहते। इसलिए जिसने अपना दिमाग पूरी तरह से नहीं खोया है वो जानता है कि उसे तियानजून की जरूरत है, एक ऐसा व्यक्ति जो मैदान पर पकड़ बना सके और उसके पास कौशल हो। इसलिए वो तियानलिन को पकड़ने की सलाह का पालन करेगा। और जिस युवक ने उस दिन भाई बियाओ को सुझाव दिया था वो भी उपस्थित था। भाई बियाओ तियानलिन की ओर देखता है, जो सोफे के किनारे बैठा है। तियानलिन निस्संदेह अपने आसपास की 2 महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर है। हालांकि तियानलिन विकलांग है, उसकी आंखें नहीं दिखती हैं और उसके पैर नहीं चल सकते हैं। हालांकि जब वो बैठता है तो वो अन्य लोगों से अलग नहीं होती है। भाई बियाओ ने तियानलिन को लालच से देखा और ऐसी खूबसूरत महिला के बारे में सोचा। वो पहले अपना मन कैसे नहीं हिला सकता था। अगर वो पहले उसके साथ सोया होता तो तियानजून खुद को नहीं छोड़ता। तुम क्या करना चाहते हो? मेरा भाई जल्द ही मेरी मदद करने आएगा। तियानलिन आखिरकार 20 साल की लड़की है। इस स्थिति का सामना करने पर वो बहुत डर जाती है। अब तियानजून ही उसकी सारी आशा है और अपने भाई के पहले आने के लिए प्रार्थना करती है। तियानजून, वो ठीक समय पर यहाँ है। भाई बियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें इस बार पकड़ लिया है, लेकिन यह उसकी वजह से है। वो लड़का, मैं उससे पतला नहीं हूँ और मैं बस चला गया। मुझे कोई पुरानी याद नहीं है। मैं क्या हूँ बताओ? आज मैं न केवल तुम्हें सोऊंगा बल्कि उस लड़के को भी प्रणाम करूंगा और क्षमा मांगूंगा। कृपया मुझे उसे वापस ले जाने दो। तियानजून के अपमान को लेकर भाई बियाओ स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्से में है। इसलिए हालांकि उसने इसके लिए तियानजून को भुगतान करने का फैसला किया है, लेकिन उसे कष्ट देना होगा और समझना होगा कि वो एक लापरवाह व्यक्ति नहीं हो सकता है। मेरा भाई खलनायक के रूप में आपका अनुसरण नहीं करेगा। तियानलिन गुस्से में कहती है कि प्यूमा पर उसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। अपनी शुद्ध दुनिया में प्यूमा एक बड़ा खलनायक है, मेरे साथ नहीं। भाई बियाओ ने उपहास किया और कहा, जब मैं तुम्हें सुलाऊंगा और उसे मेरा सस्ता चाचा बनने दूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या वो मेरा पीछा करेगा। और आप बाद में देखेंगे मैं किस तरह का खलनायक हूँ। मैं बिस्तर में बुरा हूँ, लेकिन आप मुझे पसंद करेंगे। युवा भाई हे ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही तियान में आंखें भी बेलगाम है लिन का शरीर। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम मुझे धमकाओगे तो मेरा भाई तुम्हें जाने नहीं देगा। तियानलिन डर के मारे वापस चली गई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, इसलिए वो अधिक चिंतित थी। मुझे जाने मत दो। मुझे लगता है उसने हिम्मत की है। भाई बियाओ ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा, अगर वो बेहतर जानता है तो मेरा सस्ता जीजा बनना ठीक है, अगर वो बेहतर नहीं जानता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। भाई बियाओ ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। वो आज ही इस समस्या का भली भांति समाधान कर देंगे। या तो वो तियानजून को अपने उपयोग के लिए वापस ले लेगा या उसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। यदि वो इसे प्राप्त नहीं कर सकता तो अन्य भी नहीं कर सकते। भाई बियाओ का यह विचार है। निश्चित रूप से उनके बगल वाले युवक के लिए गति को बढ़ावा देने के भी कारण है। बेशक युवक भाई बियाओ को तियान सेना पर कब्जा नहीं करने देगा और वो निश्चित रूप से रास्ते में आएगा। तियानलिन और अधिक डरा हुआ है। हालांकि वो जानती है कि उसके भाई के पास कुछ कौशल है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये स्पष्ट है कि उसका भाई निश्चित रूप से खाएगा और दूसरे पक्ष ने अपने भाई के विचार को त्याग दिया है। अगर उसका भाई आ गया तो खतरनाक होगा।
अब तियानलिन को उम्मीद है कि उसका भाई नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो उसकी पीड़ा देखता है तो वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत कर सकता है। उस स्थिति में नुकसान उसके भाई को होता है, लेकिन वो विकलांग हो जाती है। अगर भाई बियाओ ने उसे बर्बाद कर दिया है तो वो आत्महत्या नहीं कर सकती, वो अपने भाई को नीचे नहीं खींच सकती। उसने अपने लिए इतना भुगतान किया है कि मैं उसे और अधिक चोट नहीं पहुंचा सकती। भाई मत आओ मत आओ, तियानलिन ने जोर से कहा। बेशक वो ये संदेश अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने भाई को भेजना चाहती थी। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों को उसकी जेब में मोबाइल फोन नहीं मिला, नहीं उन्हें उम्मीद थी कि मोबाइल फोन हमेशा कनेक्टेड रहेगा। दूसरी ओर तियानजून की आंखें लाल थी और उसके हाथ गुस्से से भरे हुए थे। चलो तुम सब, मैं शादी करने जा रहा हूँ। प्यूमा ने कमरे में मौजूद व्यक्ति से कहा कि वो सुंदरता का स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बेशक युवक भाई बियाओ को सफल नहीं होने देगा। वो भाई और बहन तियानजून के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है। उसे डर है कि भाई बियाओ को तियानलिन मिलने के बाद तियानजून वास्तव में भाई बियाओ से जुड़ जाएगा। ऐसे में उसकी योजना विफल हो जाएगी। आज सुबह उसने गुप्त रूप से तियानलिन को सूचना दी। अगर वो इतनी मूर्ख नहीं है तो उसे पकड़े जाने से पहले अपने भाई को बताना चाहिए था। निसंदेह वो निश्चित नहीं है। उसने गुप्त रूप से तियानजून को एक संदेश भेजा और उसे बताया कि तियानलिन यहाँ है ताकि तियानजून तियानलिन के मिलने से पहले आ सके। उस स्थिति में कच्चा चावल समाप्त नहीं हुआ है। पका हुआ चावल तियानजून के स्वभाव के साथ निश्चित रूप से भाई बियाओ के साथ संघर्ष करेगा। एक बार ऐसा होने पर मैं तियानजून को मारने का अवसर ले सकता हूँ और उसके वापस आने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। इसलिए तियानजून के आने से पहले उसे देरी करनी होगी। चिंता मत करो भाई बियाओ, आज उसके लिए खुशी का दिन है। मुझे वोट देने के लिए एक खूबसूरत लड़की और एक टाइगर जनरल मिला है। मैं भाई बियाओ को एक टोस्ट देना चाहूंगा, युवक ने प्यूमा से कहा। हाँ हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है, दोगुनी खुशी। हाँ हाँ, भाई बियाओ ने गर्व से हंसते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे मूड में थे। यदि वह आना चाहता है, जब तक उसे तियानलिन मिल जाता है, तियानजून के उसके साथ जुड़ने की बहुत संभावना होगी। निस्संदेह यदि वो मरा हुआ होता तो वह उससे छुटकारा पाने में सक्षम होता। ऐसे में उसे कोई चिंता नहीं होगी। युवक की आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी, लेकिन वो शराब पीता रहा और भाई प्यूमा के साथ बातें करता रहा और उसकी चापलूसी करता रहा, जिससे उसका मूड अच्छा हो गया। नहीं नहीं, ये शराब अब और नहीं पी जा सकती। मैं इसे बाद में शाम को पीऊंगा। अब मैं शादी करने जा रहा हूँ। भाई बियाओ को पहले से ही महसूस हो गया है कि वह थोड़ा नशे में है और नहीं चाहता है और पीने के लिए। हालांकि वह अच्छी शराब पीता है, लेकिन उसे बिस्तर पर खूबसूरत महिलाओं के साथ लड़ना पसंद है, इसलिए वह और शराब नहीं पीना चाहता। तियानजून अभी तक क्यों नहीं आया? क्या आप नाव को पानी में धकेलना नहीं चाहते और भाई प्यूमा के सस्ते चाचा नहीं बनना चाहते? युवक ने देखा कि तियानजून अब तक प्रकट नहीं हुआ है और उसने दुर्भावना से सोचा कि वह आना चाहता है। आखिरकार अगर वह भाई बियाओ का सबसे बड़ा भाई बन जाता तो उसके पास बेहतर प्राकृतिक जीवन और बेहतर दृश्य होता। अगर वह अपना होता तो यह अफसोस की बात है कि उसके पास ऐसा नहीं था। बहुत सुंदर बहन। 113 तुम मुझे नहीं जानते। हालांकि युवक का दिमाग बहुत बुरा था, फिर भी उसने भाई बियाओ को शराब पीने के लिए मनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर यह बहुत स्पष्ट है तो भाई बियाओ को इस पर संदेह होगा। हालांकि जब वो दरवाजे तक चलने को तैयार नहीं था तो दरवाजा अचानक बाहर से खुल गया और उसकी किस्मत वास्तव में खराब थी। जैसे ही वो दरवाजे के पीछे आया, दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका दरवाजे से नजदीकी संपर्क हुआ और उसने तुरंत खटखटाया तो उसे चक्कर आ गया। अरे, जिसके पास आंखें नहीं है वो यहाँ आकर व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा है, भाई बियाओ ने हैरानी से कहा। हालांकि आगंतुक ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे पक्ष ने डिब्बे के अंदर देखा और पाया कि तियानलिन अभी भी वहीं बैठा था। आखिरकार वो राहत की सांस लेकर आगे बढ़ी और बोली, दीदी, भाई को देर हो गई है। भाई, तियानजून की आवाज सुनकर तियानलिन घबरा गई और डर गई। आखिरकार वो टूट गई। वो तियानजून की बाहों में चिल्लाए, मत रो, ये ठीक है, ये ठीक है। तियानजून ने सांत्वना दी। भाई जल्दी करो, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तियानलिन को अचानक भाई बियाओ के शब्दों के बारे में याद आया। ये भाई बियाओ का क्षेत्र है, दूसरे पक्ष में लोगों की संख्या कम नहीं होगी। यदि तुम अपने भाई के विरुद्ध प्रारंभ करोगे तो उसका भाई खतरे में पड़ जाएगा। तियानजून, इस समय भाई बियाओ अंततः बहुत जाग गए। उस व्यक्ति को आते देख वो आश्चर्यचकित हो गया और फिर ठंडे स्वर में बोला, वो वैसे भी मैदानी सेना खोजना चाहता था। वह आता तो अच्छा था। ये खूबसूरत लड़की वैसे भी भाग नहीं सकती और वो बाद में वापस आएगी। दूसरी तरफ का युवक इस समय क्रोधित होने से नहीं रोक सका। जब उसने तियानजून को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। तियानजून आया। तुम दोनों भाई बहनों को क्या कहना है? वापस जाओ और इस बारे में बात करो। इस समय तियानजून के साथ आए हुआन फेंग ने कहा। जाना इतना आसान नहीं है, उस युवा का कहना है। वो इतने लंबे समय तक ब्यूरो सेट करता है। ये फॉर्मलैंड सेना और प्यूमा बड़े भाई को एक दूसरे के खिलाफ होने के लिए देखना है। अगला फॉर्मलैंड सेना के अलावा अवसर का लाभ उठाना है। अब तियानजून प्रकट हुआ। वो तियानजून को कैसे जाने दे सकता था? इस समय बहुत सारे छोटे गैंगस्टर आए। वे सभी भाई बियाओ के अधीन थे। भाई बियाओ ने इन छोटे लड़कों को देखा और युवक की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। फिर उसने मैदानी सेना से कहा, अगर तुम आओ तो ठीक है, चलो आज बात स्पष्ट कर देते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, तियानजून ने कहा। भाई बियाओ, मैं तुम्हें फिर से भाई बियाओ कहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं पहले भी तुम्हारे प्रति वफादार था। अब मैं बस जाना चाहता हूँ। क्या तुम इतना आक्रामक होना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ हूँ? चाहो तो यहाँ आओ और चाहो तो चले जाओ, प्यूमा ने कहा। इसके अलावा जब आप जियानगो में प्रवेश करते हैं तो क्या आप छोड़ना चाहते हैं? मैं वास्तव में एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? मैदानी सेना ने कहा। क्योंकि आप में वो क्षमता है। मैं आपको दूसरों से जुड़ते हुए नहीं देखना चाहता, प्यूमा ने कहा। मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ूंगा, मैंने कहा। मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ, मैदानी सेना ने कहा। भाई बियाओ, उसके साथ बकवास मत करो।
वो तुम्हें सामने देने के लिए बहुत जिद्दी है और वापस नहीं आना चाहता। हमें इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहिए। युवक ने देखा कि चीजें उसकी आशा के अनुरूप विकसित हो रही हैं और उसे थोड़ा गर्व हुआ। तियानजून और भाई बियाओ के बीच कोई समझौता नहीं था, इसलिए उसे खत्म करने का अवसर लेना चाहिए। इस तरह भविष्य में उनकी स्थिति स्थिर रहेगी। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, तुम वापस आओगे या नहीं? भाई बियाओ के दिल को अब भी उम्मीद है कि तियानजून वापस आ सकता है। आखिरकार तियानजून के कौशल की उसे बहुत जरूरत है। वो तियानजून को तब तक मारना नहीं चाहेगा जब तक उसे ऐसा न करना पड़े। मैंने कहा कि आप बहरे नहीं होंगे। उन सभी ने कहा कि वे आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे। आप बार बार कैसे पूछ सकते हैं? हुआंग फैंग ने कहा। आप कौन हैं? इस समय भाई बियाओ ने देखा कि तियानजून के बगल में एक और व्यक्ति था। उसने पहले केवल तियानजून पर ध्यान दिया था, लेकिन उसे हुआंग फैंग के अस्तित्व की परवाह नहीं थी। तियानजून सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक व्यक्ति था जिसे वो लाना चाहता था। नहीं, आपने मुझे कई बार मुझे पढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, हुआंग फैंग ने अतिशयोक्तिपूर्वक कहा। मेरा नाम हुआंग फैंग है। यह आप है। भाई बियाओ ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो हुआंग फैंग को नहीं जानता था। वो तो बस ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना जानता था। उसे आज हुआंग फैंग को देखने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे मौके पर उन्होंने हुआंग फैंग को देखा। आप एक साथ कैसे मिलते हैं? भाई बियाओ को कुछ संदेह है। सच्चाई के अनुसार हुआंग फैंग और तियानजून को एक दूसरे को नहीं जानना चाहिए। उन्होंने तियानजून से हुआंग फैंग को पहले सबक सिखाने के लिए कहा। भाई बियाओ, तुम्हें साथ रहना होगा, युवक ने पहले कहा। भाई बियाओ ने सिर हिलाया और अपने विचार की पुष्टि की। फिर वो सोचता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तियानजून अपनी क्षमता के कारण एक छोटे सुरक्षा गार्ड की मदद नहीं कर सकता। इससे पता चला कि वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते हैं। इस तरह हुआंग फैंग के पास कोई क्षमता नहीं है। उसके ठीक होने का कारण यह नहीं है कि तियानजून उसे हरा नहीं सकता, बल्कि यह है कि तियानजून ने उसे मदद नहीं दी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो भाई बियाओ तियानजून पर और भी अधिक क्रोधित होते हैं। तियानजून खुद को धोखा देने के लिए बाहरी लोगों से हाथ मिलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई बियाओ, अगर यह छोटा सुरक्षा गार्ड आ जाए तो बेहतर है। हम एक साथ सफाई कर सकते हैं। इस मामले में युवा मास्टर को यह समझाना बेहतर है। हम शेष राशि एकत्र कर सकते हैं। युवक प्यूमा के शरीर के पास आया और बोला। स्वाभाविक रूप से भाई बियाओ की कोई राय नहीं है। हालांकि वह पहले से ही बड़े भाई के बारे में एक राय रखता है और उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन इससे उसके पैसे कमाने पर कोई असर नहीं पड़ता है। पैसों के मामले में उनकी कोई राय नहीं है। वह पूरा पैसा ले सकता है और फिर लाओ यू को सबक सिखा सकता है। ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी भी इतनी जल्दी नहीं है, पहले चलते हैं। हुआंग फैंग ने तियानजून से कहा कि उसने केवल आधे दिन की छुट्टी मांगी थी और उसे दोपहर में काम पर जाना था। हालांकि सुबह उसे बहुत सारा धन मिल गया, फिर भी उसे इस कक्षा में जाना पड़ा। तियानजून ने सिर हिलाया, लेकिन वो जानता था कि इतनी आसानी से जाना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने धीमी आवाज में तियानलिन से कहा कि अगर कुछ हो जाए तो घबराए नहीं। जाना इतना आसान नहीं है, मुझे डर है। भाई बियाओ की आंखें ठंडी हैं। ऐसा लगता है कि तियानजून ने यहाँ न रहने का निश्चय कर लिया है। उसने पहले खुद को धोखा दिया, लेकिन अब उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। भाई बियाओ, आप उनके साथ क्या बात कर रहे हैं? आपने तो उन्हें छोड़ ही दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि युवक जियांग तियानजून और हुआंग फैंग को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित है। हालांकि ऐसा लगता है कि तियानजून अब यहाँ वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो कोई पूंछ नहीं छोड़ना चाहता। इसके अलावा जब तियानजून यहाँ था तो उसे तियानजून से ईर्ष्या हुई। अब उसके पास बदला लेने का मौका है। वो इसे चुकने को कैसे तैयार हो सकता था? सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट, कम विज्ञापन, बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 114 रोमांचक बाल्टी। तियानजून, मेरी असभ्यता के लिए मुझे दोष मत दो। और तुम हुआंग फैंग, मैंने तुम्हारी मरम्मत करने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले यहाँ आओगे। अब तुम केवल अपनी बुरी किस्मत के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हो, प्यूमा ने कहा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतनी ही बकवास है तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, हुआंग फैंग ने अधीरता से कहा। समय समाप्त हो रहा है, जल्द ही दोपहर के भोजन का समय होने वाला है। वो अभी भी रात्रिभोज के लिए कंपनी में जाना चाहता है। हालांकि उसे अभी सुबह बहुत सारा पैसा मिला। हुआंग फैंग को अभी भी बर्बाद करने की कोई आदत नहीं है। वो कुछ पैसे बचा सकता है। इसके अलावा हालांकि वो और तियानजून कई लोगों से घिरे हुए हैं, वास्तव में उनमें से किसी को भी ज्यादा डर नहीं है। भाई बियाओ के अधीन ये लोग किस प्रकार की ताकत है? वे दोनों एक दूसरे की ताकत जानते हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे की ताकत को भी जानते हैं। उनके लिए अपने हाथों से इसे तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि भाई बियाओ और युवक ऐसा नहीं सोचते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि यद्यपि तियानजून का कौशल कमजोर नहीं है, लेकिन वो इतने सारे लोगों की घेराबंदी के सामने इसे सहन नहीं कर सकता। दूसरा हुआंग फैंग न केवल तियानजून का सहायक होगा, बल्कि उसे नीचे भी खींचेगा, क्योंकि हुआंग फैंग के पास कोई कौशल नहीं है। लेकिन तियानजून के पास दो बाधाएं हैं। उसके लिए जल्दी से बाहर निकलना असंभव है। यह मुझे दे दो और उन दोनों को छोड़ दो, प्यूमा टीम ने नीचे लोगों से कहा। हालांकि आगे जो हुआ वह दोनों पक्षों के लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद उन युवा भाई के लोगों ने तुरंत शुरुआत नहीं की। इसके बजाय कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और झिझके। जाहिर है वे मैदानी सेना की ओर बढ़ने के इच्छुक नहीं थे। उन्हें हुआंग फैंग की परवाह नहीं है, लेकिन तियानजून अलग है। उनमें से कई लोग तियानजून से परिचित हैं। तियानजून के नेतृत्व में उन्होंने एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किया है। इसके अलावा तियानजून एक अच्छा इंसान है, इसलिए वे सभी तियानजून का सम्मान और प्रशंसा करते हैं। क्या बात है, क्या मेरी बातें बेकार है? भाई बियाओ अपने अधीनस्थों की प्रतिक्रिया को देखते हैं और उनका चेहरा एक पल में काला पड़ जाता है। उसकी बातें इतनी बेकार कब होती हैं? क्या ये लोग विद्रोह करने वाले हैं? भाई बियाओ की नजर में आखिरकार किसी ने शुरुआत की। आखिरकार अपने क्षेत्र का विस्तार करके यहाँ बहुत से लोगों को जोड़ा गया। तियानजून पर उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है। उनके लिए भाई बियाओ उनके बॉस है। यदि कोई चलेगा तो कोई उसका अनुसरण करेगा।
यहाँ तक कि जो लोग ऐसा करने को तैयार नहीं है वे भी भाई बियाओ की नजर में उनका अनुसरण करेंगे। हालांकि क्या वे वास्तव में तियानजून से लड़ना चाहते हैं या बस वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं, मुझे डर है कि केवल वे ही जानते हैं। हालांकि उसके आदमी शुरू हो गए। भाई बियाओ का चेहरा अभी भी बदसूरत था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तियानजून का लोगों के बीच इतना प्रभाव होगा। यदि तियानजून लंबे समय तक उनके हाथों में रहा तो ये कहना मुश्किल होगा कि उस समय बॉस कौन था। हालांकि भाई बियाओ मैदानी सेना रखना चाहते हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, तो इस समय उसके पास कोई पूर्व विचार नहीं है। वो अब मैदान में नहीं रहना चाहते, उसे मैदानी सेना से खतरा महसूस होता है। जब मैंने भाई बियाओ के चेहरे का भाव देखा तो मेरे बगल वाला युवक हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि आज परिणाम चाहे जो भी हो, भाई बियाओ अब तियानजून को नहीं लेंगे। ये भी अजीब है कि तियानजून में एक शब्द भी कहे बिना इतने सारे लोगों के दिलों को जीतने की इतनी क्षमता है। हुआंग फैंग और तियानजून एक दूसरे को देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें एक मौन समझ है। उनमें से एक दूसरी ओर भागता है। जहां तक उनकी बहन की बात है, तियानजून उसे पीछे कोने में रहने के लिए कहता है। जब तक उसे गिराया नहीं जाता वो ठीक रहेगी। हुआंग फैंग जब अपने सामने किसी व्यक्ति की ओर हाथ हिलाता है तो उसे मुट्ठी बांधनी पड़ती है। उसकी मुट्ठी एक त्वरित मुट्ठी है। जरा सी हवा चलने पर वो दहाड़ते हुए दूसरी ओर चला जाता है। दूसरे पक्ष को यह एहसास नहीं हुआ कि हुआंग फैंग कितना शक्तिशाली था, और यहाँ तक कि वो उसे रोकने के लिए पहुंचना भी चाहता था। हुआंग फैंग की मुट्ठी की दिशा अपरिवर्तित रही और वो सीधे ऊपर चला गया। ओह! दूसरी तरफ के मुंह से चीख निकल गई। हुआंग फैंग की मुट्ठी के संपर्क में आते ही उसके दाहिने हाथ में अविश्वसनीय विकृति आ गई। उसने वो आवाज भी सुनी जिससे हड्डी टूटने पर लोगों की खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया और दूसरे व्यक्ति से जा टकराया। उसके कान में हवा है। हुआंग फैंग एक छोटे कद का व्यक्ति है जिसका दाहिना पैर फैला हुआ है और उसकी बाजू 180 डिग्री घूमती है। उसका दाहिना पैर सीधे उसके पीछे हमलावर की जांघ पर लगा। प्रचंड शक्ति के कारण प्रतिद्वंद्वी तुरंत अपना संतुलन खो देता है। दूसरा, हुआंग फैंग थोड़ा उत्साहित था। ये पहली बार था कि उसे जादू पर भरोसा करने के बजाय अपने कौशल का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं था। इतने सारे लोगों और इतनी तेज रोशनी के साथ जादू का उपयोग करना स्पष्ट रूप से एक बुद्धिमान विकल्प नहीं था। लेकिन इन लोगों के कौशल बहुत सामान्य है। हुआंग फैंग के पास आंतरिक शक्ति है। जाहिर है हार्ड हिटिंग चुनना एक अच्छा विचार है। हुआंग फैंग ने 2 समस्याएं हल की, जबकि तियानजून की गति तेज थी। हुआंग फैंग की तुलना में तियानजून का कौशल स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था, भाई बियाओ की अपेक्षा से भी अधिक मजबूत। हालांकि वह जानता था कि तियानजून लड़ने में बहुत अच्छा है। उसने उसे लड़ते देखा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि आज का तियानजून अधिक शक्तिशाली लगता है। वास्तव में आज का तियानजून कुछ असाधारण भूमिका निभा रहा है। कारण यह है कि उसकी छोटी बहन पकड़ी गई थी और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। उनकी छोटी बहन तियानलिन उनकी तराजू है। अब उसका एक्सीडेंट होने वाला है। वह अपना गुस्सा अपने दिल में दबाए हुए है। अब वह घृणित और तीक्ष्ण है। बेशक ऐसे अन्य लोग भी हैं जो औसत हैं और उनमें से कुछ वास्तव में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक शब्द में कहें तो जब हुआंग फैंग ने दोनों को नीचे गिराया, तियानजून पहले ही 4 या 5 समस्याएं हल कर चुका था। हुआंग फैंग पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित किया और अपने हाथों और पैरों को ढक लिया। अचानक विनाश की शक्ति अधिक शक्तिशाली हो गई। उन छोटे गैंगस्टरों का लगभग कोई एक दुश्मन नहीं था। बेशक हुआंग फैंग के पास केवल आंतरिक शक्ति है, इसलिए हालांकि उनकी विनाशकारी शक्ति बहुत मजबूत है, उनकी चकमा देने की क्षमता औसत है और उनकी पीठ पर कई बार स्वागत किया गया था। सौभाग्य से वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। दूसरी ओर बियाओ और वह युवक जो ओपेरा देखने जा रहे थे, उनकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। उन्होंने पाया कि उन्होंने हुआंग फैंग और तियानजून की ताकत को कम करके आंका। इतने सारे लोगों की घेराबंदी के तहत उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था और उन्हें थोड़ी चोटें आई जो अकल्पनीय थी। युवक के चेहरे पर भय की झलक थी। वह लड़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन अभी उसने हुआंग फैंग और तियानजून के प्रति काफी द्वेष व्यक्त किया था। एक बार जब इन लोगों को मार गिराया गया तो उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से वह बहुत डरा हुआ था। भाई बियाओ का चेहरा भी गंभीर है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात इस हद तक बढ़ जाएंगे। इस समय उसके लिए शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करना असंभव है। जब उसने ये सोचा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी बाहों से एक खंजर निकाल लिया। उन्होंने एक निर्णय ले लिया था। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 115 ब्लैकमेल। सावधान रहो बहन। दूसरी ओर तियानजून ने भाई बियाओ की हरकत को देखा और उसे रोकना चाहा, लेकिन उसे रोक दिया गया। भाई बियाओ का इरादा इस समय हुआंग फैंग और तियानजून से सीधे लड़ने का नहीं था। इसके बजाय वह एक तरफ तियानलिन की ओर दौड़ा। वह खुद एक गैंगस्टर है। वह ये पद कर सकता है, लेकिन उसके पास कुछ कौशल भी है, इसलिए उनकी चाल धीमी नहीं है। इस समय भाई बियाओ को भी एहसास हुआ कि उन्होंने और तियानजून ने अपना चेहरा पूरी तरह से फाड़ दिया है। यदि तियानजून और हुआंग फैंग को आज नहीं छोड़ा जा सका तो उन्हें अंतहीन परेशानियां होंगी। उनका भावी जीवन कभी भी आसान नहीं होगा। अकेले रहने दें। तियानजून और हुआंग फैंग शायद घटनास्थल पर अन्य लोगों को हल करने के बाद भी उसके साथ काम करना जारी रखेंगे। हुआंग फैंग ने इस समय भाई बियाओ की गतिविधियों को भी देखा। हालांकि उसके आसपास कई अन्य लोग भी हैं। उसका बचना आसान नहीं है। हालांकि अगर वह बच नहीं सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हुआंग फैंग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह एक ही समय में जादू और आंतरिक कौशल का उपयोग कर सकता है। यदि तियानलिन को भाई बियाओ द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो चीजें बहुत परेशानी वाली होंगी। तियानजून को अनिवार्य रूप से कुछ संदेह होंगे, यहाँ तक कि वह तियानलिन की सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हुआंग फैंग के होंठ हिले और भाई बियाओ, जो वहां आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक उछल पड़ा जैसे कि उसके पैरों में किसी हरकत से छेद हो गया हो। ओह! प्यूमा के उतरने के बाद वह सीधे जमीन पर गिर गया।
हालांकि उसका दाहिना पैर लहूलुहान था। उसके पैर के निचले हिस्से में एक छेद था। भाई बियाओ, तुम्हें क्या हो गया है? इस समय वह युवक जो ओपेरा देख रहा था, भाई बियाओ का समर्थन करने के लिए आया और कहा कि उसने उसे लड़ने नहीं देने का साहस किया। हालांकि सबसे बड़े भाई की देखभाल के नाटक में वह बहुत कुशल थे। एक कांच की बोतल पैर में फंस गई। भाई बियाओ का चेहरा पसीने से तर था। उसने बुरी दृष्टि से अपने दाहिने पैर की ओर देखा। क्योंकि हुआंग फैंग और तियान जून वहां लड़ रहे थे, निजी कमरे में बियर की कई बोतलें टूट गईं और कई जमीन पर थी। तो अपने पैरों को छेदा हुआ और खून बहता हुआ देखने के बाद भाई बियाओ का पहला विचार यह था कि उनके पैर कांच के लावा से छेदे गए थे। लेकिन भाई बियाओ को यह नहीं पता था कि वह कांच का लावा नहीं था, बल्कि हुआंग फैंग का कौशल था। तुम जाओ और तियान जून की बहन को पकड़ो। भाई बियाओ नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें अपने आसपास के युवाओं को खंजर देना होगा और जो उन्होंने पूरा नहीं किया उसे पूरा करने देना होगा। ठीक है, जब तक वह तियान जून और हुआंग फैंग से सीधे नहीं लड़ता, युवक इस तरह का काम करने को तैयार है। इसके अलावा बंधक को हाथ में लेकर तियान जून अब और आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि ये युवक स्पष्ट रूप से और अधिक चाहता है। जब तियान जून ने वहां भाई बियाओ को अपनी बहन के पास जाते देखा तो वह पहले से ही अपने सामने के लोगों से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक था। हालांकि उसके आसपास मौजूद लोग इस कदर उसमें उलझे हुए थे कि वह थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं हुआ। सौभाग्य से भाई बियाओ को यह नहीं मिला। इस समय जब युवक खंजर लेकर तियान लिन के पास पहुंचा तो प्यूमा ने आखिरकार उसके हाथ की समस्या का समाधान कर दिया। वह युवक की तरफ लपका। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसकी पीठ पर लात मारी और सीधे दीवार से टकरा दिया। सिर और दीवार तुरंत निकट संपर्क में आ गए और खून तुरंत उसके माथे से बहकर नीचे आ रहा है। युवक के मुंह से और भी करुण चीख निकली। हालांकि हुआंग फैंग और तियान जून को बिल्कुल भी दया नहीं आई। तियान जून में अभी भी अन्य युवा भाई के लोगों के लिए कुछ ताकत थी। आखिरकार उनमें से कई लोगों के पास उसकी मदद करने और आदेश सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस युवक के लिए उसका इरादा अपना हाथ छोड़ना बिल्कुल भी नहीं था। उसने सामान्य समय में उसके साथ व्यवहार नहीं किया और हर जगह अपने लिए कठिनाइयां पैदा की। अब वह उसकी बहन को बंधक बनाना चाहता है। तियान जून इसे कैसे सहन कर सकता है? तियान जून अपनी बहन के पास आता है और उसकी देखभाल करता है। और हुआंग फैंग पर लड़ाई समाप्त हो रही है। उनका अनुमान सही है। ये लोग तियान जून से भी बदतर हैं। भले ही वो उनसे निपटने के लिए जादू का इस्तेमाल न करें, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि उन्हें कुछ चोटें भी लगी। तुम क्या चाहते हो, तियान जून? भाई बियाओ तियान जून और तियान लिन को अपने पास आते हुए देखता है। उसके दिल में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पर शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। तुम्हें मेरी बहन को लेकर मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी, तियान जून ने ठंडे चेहरे के साथ कहा कि वो पहले से ही बहुत गुस्से में था जब उसकी छोटी बहन को बांध दिया गया था। लेकिन अभी भाई बियाओ अपनी छोटी बहन को बंधक बनाना चाहता था। तियान जून इसे सहन नहीं कर सका। भाई बियाओ ने उनकी मदद की है। किसी भी कारण से तियान जून ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया है। हालांकि बाद में उसने जो करने में उसकी मदद की वो उसके लिए एक इनाम है। दोनों एक स्पष्ट रिश्ते में हैं। अब भाई बियाओ अपनी बहन की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहता है। यह वो नहीं है जिसे तियान जून सहन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी बहन का अपहरण कर लिया है, ये सब उसका विचार है। भाई बियाओ ने तियान जून की आंखों में बढ़ती हत्यारी भावना देखी और वो बहुत डर गया। हालांकि उसके पास कुछ कौशल थे। वो निश्चित रूप से तियान जून का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसके अलावा एक हुआंग फैंग भी था जिसने अपनी ताकत का गलत अनुमान लगाया था। अब वो ज्यादा विरोध नहीं करना चाहता था। हालांकि यदि आप मुआवजे का विरोध नहीं करते हैं तो आप पीटे जाने या यहाँ तक कि बर्खास्त किए जाने को भी तैयार हैं। इस समय मृतकों के लिए भूत ढूंढना स्पष्ट रूप से एक अच्छा विचार है और वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा है वह युवक है जो उसके बगल में उसका समर्थन कर रहा है। युवक अभी भी रो रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि भाई बियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को बेच दिया है तो तियान जून ने उसे जानलेवा भावना से देखा और वो घबरा गया। भाई तियान, मुझे पता है कि पहले भी मेरे साथ कई चीजें गलत हुई थी, लेकिन वास्तव में इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुबह मैं तुम्हारी बहन को याद दिलाने गया था। खुद को बचाने के लिए युवक अब इतनी परवाह नहीं कर सकता, सिर्फ तियान जून द्वारा पीटे जाने से बचने के लिए जो उसे डरपोक बनाता है। यह आप है, तियान जून ने अभी तक नहीं कहा है। वहां पर भाई बियाओ पहले से ही क्रोधित है। वो पहले भी असमंजस में था। उसने तियान लिन को पकड़ने के लिए किसी को भेजा। हालांकि यह कोई रहस्य नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष को इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन तियान लिन को गिरफ्तार होने में ज्यादा समय नहीं लगा। तियान जून पहुंचे। वो सोच रहा था कि तियान जून इतनी तेजी से कैसे आया। अब ऐसा लगता है कि कोई उसे मुखबिरी करता है और मुखबिरी वही है जिस पर वो हमेशा विश्वास करता आया है। ऐसा लग रहा है कि भाई बियाओ की नजरें युवक को जिंदा खा जाने वाली है। युवक को लगता है कि उसकी खोपड़ी थोड़ी सुन्न हो गई है। हालांकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। भाई बियाओ का बदला इसके बाद ही पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वह अब ऐसा नहीं कहता है तो तियान जून उसे पहले जाने नहीं देगा। तुम भी अच्छे आदमी नहीं हो, तुम उन्हें लड़ते हुए देखना चाहते हो। दूसरी तरफ हुआंग फैंग ने सुराग देखा और शांत स्वर में कहा, शुरू से ही ये स्पष्ट है कि यह लड़का तियान जून जैसा नहीं है। वो इतना दयालु कैसे हो सकता है? सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 116 दाई पापी और मेधावी सेवा। हुआंग फैंग की बातें सुनकर उस आदमी के चेहरे पर घबराहट की चमक आ गई। हालांकि उन्होंने तुरंत शांत होने का नाटक किया और कहा, मैं पूरी तरह से दया से बाहर हूँ। हालांकि तियान जून को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या कहा। वे आमतौर पर इससे निपटते नहीं थे। अभी यह लड़का अपनी बहन को भी बंधक बनाना चाहता था। इस समय उन्होंने कहा कि वो दयालु है और यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए तियान जून अभी भी हुआंग फैंग की बातों पर विश्वास करता है। ये लड़का सिर्फ भाई बियाओ से लड़ना चाहता है। सोचिए कि यह आदमी पहले भी खुद भागता रहा है और निकलना चाहता है। ये स्पष्टीकरण अधिक अर्थपूर्ण है। और क्या कहना चाहता है युवक? हालांकि तियान जून उसे कोई और अवसर नहीं देता है।
वो अपनी बांह पर कदम रखता है और उसे बाएं और दाएं घुमाता है। युवक संघर्ष करना चाहता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। उसका हाथ बेकार है। मुझे डर है कि यह थोड़े समय में अपनी मूल भूमिका नहीं निभा पाएगा। दूसरी ओर कदम रखने के बाद तियानजून बियाओ की ओर मुड़ता है। बियाओ का चेहरा सफेद हो जाता है और कहता है, तियानजून, तुम क्या करने जा रहे हो? यदि तुमने ऐसा करने का साहस किया तो तुम और मैं समाप्त नहीं होंगे। भाई बियाओ वास्तव में डरा हुआ है, लेकिन उसकी धमकी का तियानजून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तियानजून ने भाई बियाओ को मैदान में लड़ने में मदद की तो वह इतने सारे लोगों के सामने दूसरे पक्ष के नेता को काट सकता था। जाहिर है वो दयालु व्यक्ति नहीं है, इसलिए भले ही भाई बियाओ ने उसे धमकी दी हो, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल भी रुकने का नहीं था। ओह, भाई बियाओ के मुंह से भी अभी अभी निकले युवक की चीख के बराबर चीख निकली। हालांकि तियानजून का चेहरा नहीं बदला। यदि उसकी बहन यहाँ न होती तो उन दोनों व्यक्तियों को और भी अधिक कष्ट सहना पड़ता। चल दर भाई बियाओ पर कदम रखने के बाद तियानजून अपनी बहन और हुआंग फैंग की ओर मुड़ता है। हुआंग फैंग कंधे उचकाते हैं, मुड़ते हैं और चले जाते हैं। आज वो सिर्फ एक राहगीर है जो सोया सॉस खेलता है। तियानजून आज के मामलों से इस तरह निपटना चाहता है। यही उसका व्यवसाय है। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद। पहली बार तियानजून का चेहरा हुआंग फैंग के प्रति कृतज्ञता से भरा था। हालांकि वो नहीं जानता था कि हुआंग फैंग ने चुपचाप भाई बियाओ की हरकत को रोक दिया था, लेकिन जब वो हुआंग फैंग की मदद की तलाश में था तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे आने का वादा किया। इसके अलावा अगर यह हुआंग फैंग के लिए नहीं था तो उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार यहाँ उसकी बहन थी। एक बार जब उसे बंधक बना लिया गया तो उसके अपने अंत की हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हुआंग फैंग की मानवीय भावनाएं विरासत में मिली हैं। कुछ नहीं, मैंने आज मदद नहीं की, हुआंग फैंग ने हल्के से कहा कि वो आने में सक्षम था, जिनमें से एक ये था कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में एक निर्दोष लड़की को पकड़ लिया था जिससे वह अंधा हो गया था। दूसरा कारण ये था कि वो और भाई बियाओ भी दुश्मन थे। इस बार उन्होंने कहा कि यह फील्ड सेना की मदद करने के लिए था, लेकिन यह उनका अपना व्यवसाय भी था। मुझ पर आपके दो उपकार हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस बार आप मेरी मदद कर सकते हैं। यदि आपको भविष्य में कुछ करना है तो बस मुझे आदेश दे। मैदानी सेना की अपनी जिद है। जो भी आपको पसंद हो। चूंकि आपकी बहन को बचा लिया गया है और मुझे कुछ और करना है, मैं पहले जाऊंगा। वैसे आप घर की प्रक्रियाओं में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वहां रहना चाहता हूँ। हुआंग फैंग को कोई परवाह नहीं थी, वो मदद के लिए नहीं आए। कोई बात नहीं, मैदानी सेना ने सिर हिलाया। तीनों के अलग होने के बाद हुआंग फैंग कंपनी में वापस जा रहे हैं। हालांकि हुआंग फैंग को नहीं पता कि तियानजून के भाई और बहन कहाँ जा रहे हैं। हालांकि लगता है कि उनका आवास बदलना पड़ेगा, अन्यथा यह उतना सुरक्षित नहीं लगता। पिछले निजी कमरे में जब हुआंग फैंग चला गया तो उसे उकसाने वाले युवक का दयनीय भाग्य अभी शुरू हुआ था। तियानजून द्वारा न उठाए जाने के लिए उसने स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा कहा था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उस समय उसके पास इतना सोचने का समय नहीं था, लेकिन उसने भाई बियाओ को नाराज कर दिया होगा। भाई बियाओ का हाथ छोड़ दिया गया, उसके छोटे भाई को पीटा गया और वो तियानजून से पूरी तरह से अलग हो गया। वो अब बुरे मूड में है और उसे बस एक आउटलेट की जरूरत है, इसलिए उस युवक के दुखद भाग्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। बकवास, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, तुम सभी ने एक एक करके मुझे धोखा दिया। भाई बियाओ इस समय खड़े हो गए हैं। हालांकि एक हाथ का उपयोग नहीं किया जा सकता और एक पैर घायल हो गया है। उसके पास एक और हाथ और एक पैर है। वो युवक से मारपीट और लात भी मार सकता है। भाई बियाओ, मैं गलत हूँ, मैं सचमुच गलत हूँ, कृपया मुझे जाने दो। युवक ने न तो लड़ने की हिम्मत की और न ही छुपने की। वो केवल भाई बियाओ को उसे पीटने दे सकता था। वो जानता था कि यदि वो छिप गया तो उसका भाग्य और अधिक दुखद होगा। लेकिन भाई बियाओ क्रोधित थे। वो थोड़ी देर भी नहीं रुका। युवक को उसने लात मार दी। वो काफी देर तक नहीं रुका। वो लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि थका हुआ था। आखिरकार वो घायल हो गया। भाई बियाओ, मैं वास्तव में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ तियानजून को वापस नहीं चाहता। अब तक युवक को सच बताना पड़ता था, अन्यथा भाई बियाओ खुद को जिंदा मार सकते थे। तो क्या आप बकवास बताने जा रहे हैं? छोटे भाई बियाओ ने अपनी नफरत से छुटकारा नहीं पाया और उसे फिर से लात मारी। हालांकि उसने पहले ही दूसरे पक्ष की बात की मन ही मन पुष्टि कर ली थी। आखिरकार हुआंग फैंग पहले से ही ऐसा अनुमान लगा रहे थे। इसके अलावा वो युवक आमतौर पर तियानजून के साथ व्यवहार नहीं करता था। भाई बियाओ, मैं गलत हूँ, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। युवक की नाक पर लातें मारकर लहूलुहान कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी प्यूमा भाई से दया की गुहार लगा रहा था। शायद उसका रवैया अच्छा है, शायद वो सोचता है कि उसका प्रदर्शन ठीक है, लेकिन अंत में भाई बियाओ ने अभी भी उसे नहीं मारा है। निस्संदेह फिर भी वो युवक अच्छा नहीं है। इस समय भाई बियाओ का फोन बजता है, लेकिन ये फिर से पुराना हो गया है। दरअसल उस दिन फोन कॉल के बाद लाओ यू हर समय डरा हुआ रहता था। आखिरकार ये छोटा भाई आवारा है, अगर उसने उसे नाराज किया तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि घटना के बाद भाई बियाओ का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें राहत मिली है। लेकिन राहत मिलने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है। उसने लड़के के सामने अपना विश्वास खो दिया। वह यहाँ कुछ भी करने में असफल रहा और भाई बियाओ ने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक छोटे गैंगस्टर का अपने प्रति ऐसा रवैया होता है। वह इतना अच्छा है कि वह दूसरी पीढ़ी का भी धनी है। उसने खुद को इतनी नीची दृष्टि से देखने की हिम्मत की। बेशक वह परेशान था, इसलिए आज वह पैसे मांगने आया था। निस्संदेह वह फोन पर प्यूमा को सबक सिखाना और अपना चेहरा वापस पाना भी चाहता था। भाई बियाओ कॉल इंडिकेटर को देखता है, लेकिन उसका इरादा फोन का जवाब देने का नहीं है। उसका चेहरा भी बादल और धूप वाला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा फोन करने की हिम्मत करेगा। वो वास्तव में एक बदमाश है। कौन खुद को धमकाने की हिम्मत करता है? आपको दोष लेने और योगदान देने का मौका दे। जाओ और इस आदमी से छुटकारा पाओ और उसे मत मारो। भाई बियाओ ने युवक के सामने फोन फेंक दिया। युवक ने संघर्ष किया और कॉलर आईडी को देखा तो उसने कहा, कोई बात नहीं भाई बियाओ, कृपया इसे मुझे दे दो।
सब फिक्शन। ZP.co तेज अपडेट, कम विज्ञापन, बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 117 रात्रिपाली। ये सिर्फ कम क्षमता वाली समृद्ध दूसरी पीढ़ी से निपटने के लिए है। जब तक वे तियान जून और हुआंग फैंग जैसे लोगों का सामना नहीं करते, तब तक युवा डरते नहीं हैं। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि उसके आसपास के उन छोटे लड़कों की आंखें खराब थीं। पहले तो इन छोटे लड़कों को उसकी बदमाशी और डरपोकपन पसंद नहीं आया। अभी अभी हुए संघर्ष के बाद उनकी भावनाएं खराब हो गई थी और उनकी आंखें घृणा से भरी थी। लेकिन जब दूसरी ओर हुआंग फैंग कंपनी पहुंचे तो यह उनके सुरक्षा गार्डों के भोजन का समय था। मैंने कहा, तुम सच में जल्दी में हो, तुम रात के खाने पर वापस आ जाओगे? भाई वांग ने मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहा। बिल्कुल नहीं, मैं गरीब हूँ, थोड़ी बचत करना बेहतर है, हुआंग फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। भले ही उसे सुबह पैसे मिल गए हों, लेकिन उसकी मानसिकता को बदलना इतना आसान नहीं है और वह अचानक नोबी अमीर नहीं बन गया है। वास्तव में उस थोड़े से पैसे को वास्तव में नवधनाढ्य नहीं कहा जाता है। दोपहर में हुआंग फैंग अपने खाली समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए कर रहा है। सुबह कमरे में संघर्ष के बाद हुआंग फैंग को भी अपने कौशल का कुछ ज्ञान है। जादू और आंतरिक शक्ति के साथ उसके लिए सामान्य लोगों से निपटना ठीक है। केवल जब दूसरे पक्ष में बहुत सारे लोग होंगे तब भी उसे आज की तरह कुछ चोटें लगेंगी। आंतरिक शक्ति के कारण ही चोट अधिक गंभीर नहीं होगी और यदि वो ठीक भी हो गए तो गति धीमी नहीं होगी। हालांकि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो तियान जून से भी अधिक शक्तिशाली है, तो हुआंग फैंग के लिए अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना अभी भी थोड़ा कठिन है। आखिरकार वो केवल अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता है और उसके पास कोई अन्य चाल नहीं है। जहां तक जादू की बात है, क्योंकि यह सब बुनियादी जादू है, ये बहुत शक्तिशाली नहीं है और इसे आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता है। लंबे समय तक ये केवल छिपे हुए हथियार के रूप में मौजूद रह सकता है और इसका उपयोग केवल गुप्त रूप से किया जा सकता है। इसलिए यह एक जादुई प्रभाव डाल सकता है। हालांकि एक बार जब विपरीत पक्ष तैयार हो जाता है तो प्रभाव कहना मुश्किल होता है। इसलिए आंतरिक शक्ति की निरंतर खेती के अलावा हुआंग फैंग को अभी भी कुछ उन्नत कौशल प्राप्त करने की उम्मीद है, लेकिन यह इतना जरूरी नहीं है। वैसे जियो हुआंग, आज रात हमारे लिए रात्रिपाली में काम करने का समय हो गया है। दोपहर में भाई वांग ने अचानक हुआंग फैंग से कहा। यहाँ हर दिन रात में काम करने के लिए सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वे पहले हुआंग फैंग नहीं जाते थे। मुझे आज उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ठीक, कोई समस्या नहीं, हुआंग फैंगिन ने कहा कि जब वो दूसरी कंपनियों में थे तो वो रात में या कई बार काम नहीं करते थे। वास्तव में रात में काम करना अपेक्षाकृत आसान है। आपको केवल कभी कभी जांच करने की आवश्यकता है। अन्य समय स्वयं द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं और आप अगले दिन आराम कर सकते हैं। वहीं नेता आमतौर पर वहां नहीं होते हैं। आखिरकार नेता पूरी रात काम करने को तैयार नहीं है। दोपहर में काम के बाद हुआंग फैंग नहीं निकले। दरअसल शाम को जब वो वापस गया तो उसके पास करने को कुछ नहीं था। भंडारण बक्से को देखने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। जहां तक खेती की बात है तो वो इसे कंपनी में भी कर सकते थे। जैसे ही आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया, कंपनी के सभी कर्मचारी एक के बाद एक चले गए। यहाँ तक कि ओवरटाइम काम करने वाले भी अब वापस चले गए हैं। रात की पाली के 2 सुरक्षा गार्ड वांग गे और उसके अलावा पूरी कंपनी में कोई अन्य लोग नहीं है। दिन के समय व्यस्त रहने वाला कार्यालय भवन इस समय बहुत शांत लगता है। यदि आप डरपोक हैं तो आप वास्तव में रात में काम करने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार इस समय इमारत बहुत खुली होती है। यहाँ तक कि इस समय छोटे कदमों की आवाज भी तेज होती है। जब शाम के 10 बजे से अधिक समय हो गया तो हुआंग फैंग और भाई वांग ने अपनी पहली गश्त शुरू की। पूरी इमारत खाली है और वहाँ कोई नहीं है। दौरे के बाद जाहिर है कुछ भी नहीं मिलता है। हुआंग फैंग और भाई वांग इस बारे में आश्चर्यचकित नहीं है। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो ये सामान्य नहीं है। ठीक है, अगली बार तुम्हें 12 बजे के बाद घूमना होगा। मैं पहले सो लूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुम मुझे बुला लेना और तुम खुद भी सो लेना। कार्यालय लौटने के बाद भाई वांग ने हुआंग फैंग से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, पहले सो जाओ। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले सोऊंगा। भाई वांग का भी कोई प्रभाव नहीं है। आखिरकार जब वे अतीत में रात की पाली में थे तो वे सभी ऐसा करते थे। वे दिन की तरह हर समय नहीं बैठ सकते, जो उबाऊ है। इसलिए जब उनके पास रात को करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वे सब सो जाएंगे। निस्संदेह वे फिर भी पलटेंगे। भाई वांग सोने चले गए। हुआंग फैंग ने आराम नहीं किया। हालांकि वो निष्क्रिय नहीं बैठे रहे, बल्कि उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना शुरू कर दिया। वैसे भी जब वो अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहा था तो वह अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। जब हुआंग फैंग और भाई वांग कार्यालय में अपना अपना काम कर रहे थे, कंपनी का पिछला दरवाजा चुपचाप खुलता है और धुंधली रात में एक आकृति चमकती है और धीरे धीरे उनके सामने कार्यालय भवन की ओर चलती है। और यह अचानक आंकड़ा मैनेजर लियू का है। उसने मैनेजर युआन से वादा किया कि वो वजन घटाने वाली दवाओं के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज चुरा लेगा। उसे कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर है दिन के समय चीजें चुराना बहुत मुश्किल है। वो रात है, शाम को, क्योंकि वो सुरक्षा विभाग का प्रबंधक है और सुरक्षा गश्ती के विशिष्ट समय और मार्ग को जानता है, इसलिए भवन और कार्यालय में आसानी से प्रवेश करना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रबंधक लियू बस एक बिंदु पर चुटकी ले रहे हैं। वो जानता है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की पहली गश्त खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरी गश्त शुरू होने में अभी बहुत समय है। इसलिए वो कंपनी भवन में प्रवेश करने के लिए इस समय को चुनेगा। बिल्डिंग में घुसने के बाद यहाँ की लाइटें बंद कर दी गई हैं। जब ततैया गश्त कर रही थी तो वे केवल टॉर्च पर निर्भर थी। बेशक प्रबंधक लियू ने इतने साहसपूर्वक टॉर्च का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल अपने मोबाइल फोन की धीमी रोशनी से ही आगे बढ़ सकता है और उसका लक्ष्य सुयुमो का कार्यालय है। अब जब जी मिंगजियाओ कंपनी में नहीं है तो सुयुमो को वजन घटाने वाली दवाओं के लुक के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ये सूत्र और संबंधित शोध दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुयुमो की खुद की हिरासत की बहुत संभावना है। इसलिए प्रबंधक लियू पहले लक्ष्य के रूप में सुयुमो के कार्यालय को लेंगे।
चूंकि यहाँ सभी कार्यालयों की चाबियां हैं, प्रबंधक लियो आसानी से सु यूमो के कार्यालय में प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आसानी से दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। सु यूमो दस्तावेजों को सीधे मेज पर रखना बेवकूफी नहीं होगी, जिसे कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए प्रबंधक लियो सु यूमो के कार्यालय में दाखिल हुए और उसकी तलाश करने लगे। दूसरी ओर हुआंग फेंग अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि वो जल्दी में है। वो शौचालय जाना चाहता था, इसलिए उसने अभ्यास बंद कर दिया और शौचालय जाने जा रहा था। जब वो चला गया तो उसका मन हल्का था और वो भाई वान को परेशान नहीं करना चाहता था। शौचालय जाने के बाद हुआंग फेंग तुरंत वापस नहीं गए। इसके बजाय वो ऊपर जाकर चारों ओर देखने जा रहा था कि क्या गड़बड़ है। जब वो उस मंजिल पर पहुंचे जहां सु यूमो का कार्यालय स्थित था, तो उन्हें कुछ गड़बड़ मिली। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 118 चो आंतरिक शक्ति की खेती के कारण हुआंग फेंग अब सुनने और देखने में औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर है। तो जब वो ऊपर था तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। इसके अलावा आवाज सिर्फ एक बार की नहीं होती, ऐसा लगता है कि कोई चीजों को घुमा रहा है। हुआंग फेंग ने जल्दी से टॉर्च बुझा दी और अच्छी दृष्टि के साथ धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदम बहुत हल्के थे। उसने अपनी सांस लेने की आवृत्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे ध्वनि के पास पहुंचा। वो नहीं चाहता था कि उसके करीब आने से पहले दूसरे पक्ष को उसकी मौजूदगी का पता चले। जल्द ही हुआंग फेंग को पता चला कि आवाज सु यूमो के कार्यालय से आई थी। क्या यूमो कुछ लेने के लिए वापस आया था? हुआंग फेंग के मन में कुछ संदेह है। हालांकि सु यूमो के कार्यालय में केवल हल्की रोशनी है। यह मोबाइल फोन से निकलने वाली रोशनी की तरह है। लाइट बिल्कुल भी चालू नहीं की गई है। जाहिर है ये सु यूमो नहीं है। सु यूमो को लाइट चालू किए बिना चीजें नहीं मिल सकती। चोर। हुआंग फेंग के दिमाग में अचानक ये शब्द आया। ये चोर होना चाहिए। अब पूरी कंपनी में केवल वो और भाई वांग ही ड्यूटी पर है। इस समय अन्य लोगों को यहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए, इसलिए यदि कोई असामान्यता है तो वो चोर होना चाहिए। हुआंग फेंग ने नहीं सोचा था कि जब वो पहली बार रात की पाली में थे तो उनका सामना इस तरह से हुआ था। वो भाई वांग को बुलाने के लिए नीचे नहीं गया। उसे अपनी कुशलता पर भरोसा था। चोर से निपटना कोई समस्या नहीं है। यह महसूस करते हुए कि एक चोर कंपनी में घुस आया है, हुआंग फेंग का कदम हल्का हो गया। सु यूमो के कार्यालय के दरवाजे के करीब पहुंचने के बाद वो जल्दी से अंदर नहीं जाता है। इसके बजाय वो दरवाजे के बाहर पारदर्शी कांच के माध्यम से देखता है, पहले अंदर की स्थिति को समझता है और फिर अगर वो फिर से शुरू करता है तो वो अधिक आश्वस्त हो सकता है। लेकिन जब हुआंग फेंग ने अंदर देखा तो उसे एक ऐसी आकृति मिली जिसे वो जानता था, कुछ अप्रत्याशित। प्रबंधक लियू, बॉस, वास्तव में इसमें है। यह वो कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकता है? ये यूमो के कार्यालय में है। हुआंग फेंग ने मैनेजर लियू की ओर देखा, जो अंदर खोजबीन कर रहा था। वह हैरान था। ये बहुत अजीब नहीं है कि प्रबंधक लियू इस समय कंपनी में दिखाई देते हैं। आखिरकार वो सुरक्षा विभाग का प्रबंधक है। हालांकि अगर वो कंपनी में आता भी है तो उसे अपने कार्यालय में या उस कार्यालय में होना चाहिए जहां सामान्य सुरक्षा गार्ड होते हैं, न कि सुयुमो के कार्यालय में। इसके अलावा प्रबंधक लियू स्पष्ट रूप से तलाश कर रहे हैं। क्या यूमो ने उसे आने के लिए कहा था? हुआंग फेंग एक पल के लिए भी अपना मन नहीं बना सके। हालांकि मैनेजर लियू का व्यवहार इस समय चोर से अलग नहीं है। अगर यूमो ने उसे आने के लिए कहा तो वो जल्दी में लाइट चालू करना भूल गया। यह संभव नहीं है, लेकिन संभावना बहुत छोटी है। आखिरकार मुझे यह मिल गया। जब हुआंग फेंग अपना मन नहीं बना सका तो मैनेजर लियू को आखिरकार एक कैबिनेट में वह मिल गया जो वह चाहता था। इन दस्तावेजों के साथ उसका भविष्य भाग्य बदल जाएगा और वह अंततः 2 महिलाओं के क्रोध के बिना यहाँ से जा सकता है। कुछ ढूंढने के बाद प्रबंधक लियू ने बस उसे मोटे तौर पर देखा और जाने के लिए तैयार हो गया। जहां तक सु यूमो के कार्यालय की बात है, जिसे उसके द्वारा उलट-पुलट कर दिया गया था, उसका इरादा इसे सुझाने का नहीं था। वैसे भी सु यूमो को निश्चित रूप से कल अपनी खोई हुई चीजें मिल जाएंगी। भले ही वह इन चीजों को उनकी मूल स्थिति में लौटा दे, लेकिन ये बेकार है। वह अभी भी उन प्रयासों को बर्बाद कर देता है जिसके लिए गैस है। यह अफसोस की बात है कि आज रात ड्यूटी पर तैनात 2 सुरक्षा गार्ड काले बर्तन को ले जाने में खुद की मदद करने जा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चीज खो दी है। सु यूमो की मां बहुत नाराज होंगी। आज रात ड्यूटी पर मौजूद 2 सुरक्षा गार्ड हैं, शायद काम से बाहर। प्रबंधक लियू ने मन ही मन सोचा कि वह जानता था कि हर रात ड्यूटी पर 2 सुरक्षा गार्ड होते थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि आज रात कौन थे। तभी जब मैनेजर लियू ने प्रसन्न मुद्रा में सुयुमो के कार्यालय का दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे पर एक काली छाया मिली। अप्रस्तुत मैनेजर लियू हैरान रह गया। तब उसने पाया कि वो छाया उसकी निजी छाया थी। इसके अलावा वह जानता था कि वो उसके सुरक्षा गार्डों में से एक था। प्रबंधक लियू, आप इतनी देर से यहाँ कैसे आ सकते हैं? हुआंग फेंग ने तुरंत ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि दूसरी पार्टी चोरी करने आ रही थी या सु यूमो ने उसे इसे लेने के लिए कहा था। आखिरकार दूसरी पार्टी उसका बॉस थी, इसलिए वह निश्चिंत हुए बिना ऐसा नहीं कर सकता था। यह आप है। इस समय प्रबंधक लियू ने इस व्यक्ति को पहचान लिया है। ये हुआंग फेंग है जो अभी यहाँ आया था। अप्रत्याशित रूप से वह आज रात रात्रि पाली में है। जब उसने हुआंग फेंग के शब्द सुने तो मैनेजर लियू का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हालांकि आखिरकार वह जियांगू में बुरा था। वह जल्द ही शांत हो गए। हुआंग फेंग को पता चल जाना चाहिए था कि वह सु यूमो के कार्यालय में कुछ ढूंढ रहा था।